किसी ने सही कहा है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान ले तो एक दिन जरूर मिलती है। जरूरत होती है सिर्फ एक फैसले की और उस फैसले पर टिके रहने की। ज्यादातर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं। आज हम एक ऐसे ही शख्सियत से मुलाकात करने जा रहे हैं जिन्होंने एक फैसला किया और उस पर डटे रहे और बदल डाली अपनी और अपने जैसे कई लोगों की जिंदगी। गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस। दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत करना चाहूंगा वेस्टीज की वेब सीरीज वेस्टीज यंगप्रेन्योर, परिश्रम से पहचान तक। दोस्तों, मैं अक्सर सोचता हूं कि कई बार हम चाहते तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ, बट जो चीज चाहते हैं उसके लिए त्याग शायद उस लेवल पे नहीं कर पाते जिस चीज को चाहने के लिए जो चाहते हैं त्याग भी बड़ा, वो त्याग होता नहीं। और जब वो त्याग होता नहीं है तो जो चाहत होती है, जो बहुत बड़ी बड़ी चाहतें हमारे पास होती हैं, वो हमसे बहुत दूर रह जाती। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे ही शख्स से मिलवाना चाहूंगा, रादर कपल से मिलवाना चाहूंगा जिनकी जिंदगी में बड़ी चाहते थी ही नहीं। वो कभी बहुत बड़ा सोचते ही नहीं थे, उनकी चाहत बहुत छोटी थी। बट फिर एक दिन उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि आज वो यूथ आइकॉन और इस मंच पे आज मेरे साथ मैं वेलकम करना चाहूंगा प्रफुल्ल और प्रेमा मंजरी। प्रफुल्ल, क्या हालचाल है? फर्स्ट क्लास। प्रेमा, कैसे हो आप? गुड, अच्छा लग रहा है जी सर। तो प्रफुल्ल, आज यहाँ इस हॉट सीट पे बैठ के कैसा लग रहा है? पहले बहुत बढ़िया लग रहा है और लाइफ में मेरा पहला ये हॉट सीट है आपके साथ। पहला हॉट सीट है सर। तो आज तक कभी इंटरव्यू या ऐसा कभी इंटरव्यू नहीं हुआ था और ये पहला इंटरव्यू है, क्योंकि जिंदगी ऐसा ही था और लोग पहचानते नहीं थे। नाम था लेकिन नाम ऐसा बड़ा नहीं बना था। और जब यहाँ आए तो नाम बड़ा हुआ। तो पहला इंटरव्यू सर आपके साथ। प्रफुल्ल और मंजरी, मैं बहुत टाइम से आप दोनों को जानता हूं और बहुत टाइम से हम वेस्टीज परिवार के सदस्य हो आप लोग। और मैंने तो बहुत बार आप लोगों को सुना है और मुझे आज भी याद है राउरकेला से भुवनेश्वर तक की वो रात की जर्नी, जब हम लोग आपकी गाड़ी में थे और पूरी रात हम लोग ट्रैवल करते रहे। मैं आप हम तीनों और साथ में हमारे और भी एक व्यक्ति थे। और जब पूरी रात हम लोगों ने ट्रैवल किया और आपकी कहानी सुनने का मौका मिला, आप दोनों की कहानी को पूरा सुनने का मौका मिला, तो बहुत एक इंस्पिरेशन कह लीजिए या एक अलग नजरिया मेरी जिंदगी के प्रति हुआ, राइट। और बहुत अच्छा लगा। और आज इस वेब सीरीज के माध्यम से ऑब्वियसली, क्योंकि आप यूथ आइकॉन है, स्टेज पे खड़े होते हैं, लाखों लोग आप जैसा बनना चाहते हैं, प्रेमा मंजरी आपकी जैसा बनना चाहते हैं, तो लोग तो सक्सेस देखते हैं,
आज तो ऑडी Q5 देखते हैं, लाखों रुपए के चेक देखते हैं, बट इस वेब सीरीज के द्वारा हम आपकी वो स्ट्रगल, वो मेहनत जो आपने पर्दे के पीछे की, जो लोगों को शायद आज तक नहीं पता, परिश्रम से पहचान तक, वो स्ट्रगल आज हम दुनिया को बताना चाहते हैं, राइट? तो प्रफुल्ल, सबसे पहले तो मैं आप लोग से पूछूंगा, जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म हुआ था सर एक छोटा सा गांव में। गांव का नाम है तड़बंध। तड़बंध, हाँ, ये कहाँ पे उड़ीसा है? में उड़ीसा में है हाँ? और भद्रक जिला में है। भद्रक से 50 किलोमीटर दूर में। अच्छा। और जहाँ पे उस गांव में रास्ता भी नहीं है। रास्ता भी नहीं? नहीं है। आज तक है रास्ता या आज भी नहीं? आज छोटा है, पतला सा रास्ता है, लेकिन जब मैं गांव में था, पैदा हुआ था, तो तब तक तो रास्ता नहीं था। रास्ता भी नहीं था। तो लोग कैसे कम्यूट करते थे, कैसे आते सर? वहाँ पे जब किसी का भी प्रॉब्लम होता था, जैसे कि कोई स्कूल जाना है, तो एक नाला टाइप का, एक नदी है, नाला भी हम समझ सकते हैं, बट वहां से पानी अगर फुल हो जाता था तो आदमी नाव में जाते थे। अच्छा, मतलब भद्रक आने के लिए या शहर आने के लिए नाव में आते थे। अच्छा जी सर। और अगर किसी का अगर तबीयत खराब हो जाता है, मेडिकल जाना था, तो 2 व्यक्ति एक बांस में बनाकर उसको कांधों में लेकर जाते थे। तो लगभग सर 10 से 11 किलोमीटर आसपास लेकर जाना पड़ता था। 11 किलोमीटर। अगर कुत्ता काटा हो, सांप काटा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसको तुरंत लेने जाना है, तो 11 किलोमीटर सफर करना पड़ता। इतना छोटा सा गांव था? कितनी आबादी कितनी थी उस वक्त? वहाँ पे उस गांव में आज भी है, जितना आबादी तब भी थे आज है, तो लगभग सर 60-70 घर। 60-70 घर। और जब आप पैदा हुए, राइट, और मम्मी पापा क्या करते थे? मेरी पूरे दादा एक फार्मर थे, उनका 2 बेटा थे। और वो भी फार्मर है। मतलब आपके पापा और आपके चाचा? मेरे पापा, मेरे चाचा दोनों फार्मर थे। दोनों फार्मर। और पापा तो हैदराबाद चला गए काम करने के लिए। हैदराबाद चला गए। जब आप पैदा हुए उसके बाद? नहीं, मेरा पैदा होने से पहले। अच्छा, ओके। तो मैं जब हैदराबाद वो गए थे, मेरे को नहीं पता था। अच्छा, पापा हैदराबाद में थे तब? चाचा थे हैदराबाद में। चाचा हैदराबाद। पापा गांव में पूरे फार्मर का काम संभालते थे, खेतीबाड़ी करना वो संभालते थे। कम पढ़े लिखे हैं और वो संभालते थे। अच्छा, तो पापा ऑब्वियसली वो भी गांव में पैदा हुए? गांव में पैदा किसान मतलब खेती करना, किस चीज की खेती करते थे बेसिकली? धान का खेती और गेहूं का खेती। धान का और गेहूं का खेती होता था बेसिकली। तो प्रफुल्ल, आपकी स्कूलिंग एजुकेशन कैसे हुई, कहाँ से हुई स्कूलिंग? मैंने गांव में 7वां क्लास तक मैं पढ़ा हूँ। 7th क्लास तक मैं गांव तक पढ़ा हूँ। 7वीं क्लास तक गांव में? गांव का जो स्कूल था छोटा सा था, कम से कम 4-5 किलोमीटर की दूरी में था स्कूल। अच्छा। हाँ, वहाँ पे 2 ठो नदी रहेगा। 2 ठो नदी? मतलब नदी क्रॉस करना होता था। अगर थोड़ा सा बारिश हो जाता था, हमारे गाँव से कम 40-50 किलोमीटर दूर में समुद्र है। और वहाँ पे अगर कोई भी थोड़ा सा बाढ़ हो जाता था, तो पूरा गाँव में पानी भर जाता था। और थोड़ा ज्यादा हो जाता तो गांव के घर को भी बह के ले जाता था। ओहो जी। तो हम लोग स्कूल जाते थे, तो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाते थे। तो वहां पे जब पैदल जाते थे तो थोड़ा सा बारिश होता था, स्कूल बंद। और अगर कहीं एग्जाम होता था तो हम लोग को बारिश में आदमी के कांधों में बैठ के जाते थे स्कूल। माय गुडनेस, कि स्कूल जाना है, एग्जाम देना है। और वहां पे कुछ लोग, गांव के लोग व्यवस्था करते थे कि बच्चों को कैसे इस किनारे से उस किनारे को पार किया जाए, जो नदी बीच में था। तो वहां पे स्कूल में हम जाते थे, पढ़ के आने के बाद वैसा ही होता था। 7वीं क्लास तक ऐसा रहा? 7वीं क्लास के बाद? 7वीं क्लास के बाद सर क्या हुआ कि लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट सबका आता है। मेरी पापा मम्मी के दिमाग में भी एक चीज आया। घर में बड़ा परिवार था और कुछ लोगों को लेकर मन में हुआ कि मेरे बच्चों को भी स्कूल पढ़ाना है, यहाँ पे नहीं हो सकता, हाई एजुकेशन देना है तो शहर जाना पड़ेगा। उनके भाई बहन का बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश बोलते थे, हम लोग इंग्लिश बोलते नहीं थे। अच्छा। और कई बार इंग्लिश को लेकर भी हम लोग का घर में भी बहुत सारा दिक्कतें होते थे कि भाई को अगर रक्षाबंधन में अगर राखी बांधा जाए तो वहां पे एक शब्द आता था कि हम लोग तो इंग्लिश में लेटर पढ़ नहीं पाएंगे, तो क्या उसको भेजना था। तो यहाँ पे चुपता था सर, चुपता था। तो पापा, आपकी सिस्टर बेसिकली, हमारे सिस्टर, चाची, हाँ, चाचा चाची का जो बच्चे थे, तो जो भेजते थे तो वो नहीं भेजते थे, ताकि हम लोग वहां पे पढ़ नहीं पाएंगे लेटर, तो इसलिए वो लेटर ही नहीं भेजते थे। पोस्ट ऑफिस नहीं जा पाएंगे, वहां पे सिग्नेचर नहीं लगा पाएंगे पापा। तो उनको लगता था कि अनपढ़ है मेरा बड़े पापा, तो हम उनके बच्चे को क्या भेजेंगे। तो वहां पे हम लोग उम्मीद करते थे, बहन है दोनों, उनका कोई बेटा नहीं है,
तो उम्मीद बहुत बड़ा होता था कि बाहर में शहर से कोई लेटर आएगा, और वो जो लेटर की इंतजार था, तो इंतजार का जो होता था, तो वो चीजें जो शब्द हम लोग को बहुत चुभता था। तो एक दिन मम्मी ने बोला कि हम लोग को यहाँ पे कितना दिन रहेंगे, जैसा कि बच्चों का, मेरा 2 भाई 1 बहन है और मैं बड़ा हूँ। आप सबसे बड़े हो? मैं सबसे आपसे बड़ा हूँ। छोटा एक भाई और एक मेरा बहन? एक छोटा सा भाई है और उससे नीचे बहन है। बहन है। तो आइडिया था, पापा को वहां पे सोच रहे थे कि मेरा बच्चों को कैसे मैं एजुकेशन दे पाऊं, और एजुकेशन देने की एक ही चीज था कि शहर जाना, गांव को छोड़ना। तो 1993 में 1993 में तो गांव छोड़े और राउरकेला आके पहुंचे। तो राउरकेला आ गए? राउरकेला पापा मम्मी आप पापा तीनों? मम्मी तीनों। हम्म। तो जब वहां पे बट आए खेती कौन करेगा फिर? वो जो किसान जो लैंड था उसका क्या हुआ? तो वो ऐसे ही लैंड रहा, और दादा थोड़ा बहुत उस समय में करते थे, अच्छा, ओके। उनका तबीयत सही था, वो करते थे। लेकिन कुछ दिन के बाद वो धीरे धीरे खेती का बंद होना शुरू हुआ, क्योंकि ना खेती देखने के लिए कोई आदमी नहीं था। राइट। तो वो ऐसा भी तो होता है, कई बार हम लैंड को किराए पे दे देते हैं और वो करते नहीं हैं। दे रहे थे, क्योंकि ना सभी गांव में सबका जमीन था, अच्छा, अपना अपना जमीन था। अपना अपना जमीन था। और उस समय में जब हम 1993 था, उस समय में बहुत सारे लोग शहर आ जाते थे, क्योंकि गांव इतना छोटा था और दिक्कतें बहुत ज्यादा था। कुछ भी होता था, मदद मांगने के लिए भी दिक्कत होता था। एक दिन मैं जब गांव में थे, गांव में आग लग गया, तो सारा घर जल गया। मदद मांगने के लिए दूसरे गांव कम से कम आधा किलोमीटर दूर है, तो वहां पे बहुत सारे लोग मदद नहीं देते थे। तो कुछ लोग पढ़े लिखे थे, तो वो सब लोग क्या किए ना, शहर आना शुरू हुआ। ओके। तो 1993 में आप भी शहर आ गए? 1993 में राउरकेला। तो फिर पापा ने क्या काम करना क्या शुरू किया? जी सर, तो जब हम लोग 1993 में राउरकेला आए, तो पापा के लिए पूरा नया शहर था। स्टेशन में आके पहुंचे, ट्रेन में स्टेशन में उतरे, तो हम लोग सर 4 दिन ट्रेन स्टेशन के ऊपर में गुजरे। 4 दिन स्टेशन? 4 दिन 3 रात। क्यों? कहाँ जाना था पता नहीं था सर। तो कोई प्लानिंग नहीं था? कोई प्लानिंग नहीं था, कोई जान पहचान नहीं था, कोई किसी को जानते नहीं थे? कोई बस जान, ऐसे ही आ गए? ऐसे ही आ जाते आ गए हैं। वहां पे हम लोग स्टेशन में उतर गए। हाँ? और पापा कहीं से सुने थे कि स्टेशन फ्री होता है, वहां पे हम लोग 2 दिन रह सकते हैं। स्टेशन फ्री होता है तो स्टेशन पे ही रह सकते हैं? स्टेशन में रह सकते हैं। तो 3 रात 4 दिन हम लोग वहां पे गुजरे, वहीं पे रहे? वहीं पे रहे। और हम लोग को, मम्मी और बच्चों को वहां पे छोड़ के वो चल जाते थे काम ढूंढने में। पापा मम्मी दोनों? नहीं, पापा चले जाते थे काम ढूंढने चला जाते थे। और काम जब नहीं मिलता था तो शाम को आते थे, और हम लोग के सामने कोई चर्चा नहीं होता था। उस समय में मेरा 11-12 साल हो चुका था। राइट, आप 7th क्लास पास कर चुके थे। तो मैं उनका फीलिंग समझ रहा था, लेकिन हम लोग को छुप के मेरी मम्मी को थोड़ा सा दूर बुला के बोलते थे काम नहीं मिला। तो मेरी मम्मी की आंखों में आंसू था कि 3 दिन हो गया है, हम केवल ब्रेड खा के गुजर रहे हैं, और भीख तो नहीं मांग सकते, और क्या करें, बच्चे को कैसे पालेंगे। तो फिर भी मेरा बहन जो है, वो फिर भी जब भूख के कारण में थोड़ा किसी को जो जाता था तो हाथ बता देता था। मतलब जस्ट हाथ मांग लेता था। कुछ भी चीज अगर कोई बंदा खा रहा था, कोई बच्चे किसी के परिवार आते थे ट्रेन में जाने के लिए, वहां पे किसी को देखता था, वो समझ नहीं पाता था, छोटा था 4 साल का, तो वहां पे किसी को भी हाथ बटा देता था। तो वो चीजें मेरी मम्मी को बहुत खराब लगता था। पापा तो चला जाते थे, वो देख नहीं पा रहे थे, लेकिन मम्मी को बहुत ज्यादा खराब लग रहा था वो चीजें। और मैं उतना समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मैं ट्रेन पहली बार देखा था, तो ट्रेन आता था जाता था, तो हम लोग केवल देखते थे कितना बड़ा गाड़ी है। ट्रेन मेरा पहला था वहाँ। 4 दिन बीत गए। हाँ, पापा को नौकरी कुछ नहीं मिला, काम वाम। फिर क्या हुआ? तो उसके बाद तो एक व्यक्ति से मिले, तो उन्होंने बोला कि यहाँ से 6 किलोमीटर दूर एक आम बागान है, तो वहां पे बहुत सारे लोगों को काम मिलता है, कोयले के गाड़ी में कोयला अनलोड करना। अच्छा, और लोड करना। तो ये काम मिलता है, वो काम आप करोगे तो केवल हफ्ते में 300 रुपया मिलेगा। हफ्ते का 300 रुपया? हाँ, उस समय में हफ्ते में पैसा दे देते थे। शनिवार को शनिवार पेमेंट होता था। ओके। तो 300 रुपया मिलेगा और करोगे हफ्ते में। तो पापा बोला कि मेरे पास तो कुछ भी काम नहीं है, तो 300 मेरे लिए बहुत बड़ी है, और ये काम मेरे को करवा दीजिए। तो वो काम करने के लिए 10 रुपया वो मांगा था, मेरे साथ पापा गए थे। अच्छा, 10 रुपया वो लिए थे कि आप 10 रुपया मेरे को 10 रुपया मेरे को दीजिए, तो मैं वहां पे लूंगा, लेके जाऊंगा। जी सर। ओके। तो पापा अकेले जा रहे थे, तो मम्मी बोले कि आप भी जाओ, तो पापा को भी थोड़ा सा साहस मिलेगा, और कहाँ काम मिल रहा है तुम देख लेना। ओके।
क्यों ना पापा आधा झूठ बोलते थे, आधा सच बोलते थे, बच्चे को दुख ना आए, परिवार को दुख ना आए। तो उनके साथ मेरे को भेजे थे। तो 6 किलोमीटर उन व्यक्ति के साइकिल में हम लोग गए थे, जिसको हम 10 रुपया दिए थे। प्रफुल्ल, आज तक बातें ये इतने अच्छी तरीके से जो बोल रहे हो सब याद है आपको? जी सर। इतना क्लियर? आप 12 साल के हुए होगे तब? 12 साल ऊपर हो गया था। ऊपर हो गया था। और बातें याद था। और सबसे बड़ी बात था कि जब पापा वहां पे काम देखे और जब मैं वहां पे, मेरे को खड़ा कर दिया गया और पापा को तुरंत बोले कि ये काम आप कर पाएंगे? पापा बोले 100% मैं इसको करूंगा। और वो काम तुरंत लग गए और पापा भूल गए कि बेटा खड़ा हुआ है। ओह अच्छा, वो आपको भी भूल गए और काम पे लग गए? काम में लग गए। फिर? और वो दिन मेरे को 1 घंटा के बाद जब आके मिले तो मेरे को लगा कि सर मैं पापा का हार गया हूँ, मैं खो गया था। क्योंकि ना नया शहर था और वहां पे 6 किलोमीटर दूर था। राइट। और मैं किसी को नहीं जानता था। तो आप वहीं खड़े रहे? हाँ, वहां पे ट्रक बहुत थे। हाँ। और मैं एक ट्रक के पास जाता था, दूसरे ट्रक के पास जाता था, गली टाइप का होता था। राइट राइट राइट। लाइनिंग हुआ था। तो वहां पे जब मैं ढूंढ रहा था, मेरे पापा को मैं देख नहीं पा रहा था। और वो भूल चुके थे कि मैं अपने साथ बेटा को लेकर आया हूँ। और अच्छा, जो साइकिल में, जिसके साइकिल था, हम जिनके साथ आए थे, तो मैं उनको ढूंढना शुरू किया। अच्छा, ओके। और वो किधर है मेरे को भी वो नहीं पता चल रहा है। राइट। तो 1 घंटा या 1.5 घंटा, मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन 1-1.5 घंटे के बाद तो वहां पे एक व्यक्ति आए, बोला कि तुम्हारे पापा बुला रहे हैं, तुम्हारे लिए खाना रखा हुआ है, आओ खाने के लिए। तो सर मैंने जब खा रहा था, 2 हाथ में खा रहा था। तो भूख बहुत ज्यादा था। क्योंकि ना मैं जब पापा के साथ आया तो मैं एक्साइटमेंट था घूमने का। मेरे को एक्चुअली पता नहीं था कि पापा काम में जा रहे हैं। तो मैं घूमने के चक्कर में था। और मैं जब रास्ते में जा रहा था तो देख रहा था कि बहुत सारे लोग स्कूटर चला रहे हैं। मैं स्कूटर कभी नहीं देखा था। तो स्कूटर चला रहा है, वो भी लेडीज भी स्कूटर चला रहा है साड़ी पहन के। तो मैं जाते समय में मैं देख रहा था, मेरे को बहुत मजा लग रहा था। लेकिन वहां पे जब पहुंचा तो स्थिति पूरा बदल गया। और जब मेरे को खाना मिला तो टाइम कितना बजा था मेरे को याद नहीं है, लेकिन जब खाना मिला एक पत्ता में, तो मैंने 2 हाथ में खाना खा रहा था। एक पत्ता? हाँ, पत्ता में पत्तल होता है पेड़ का पत्ता। पत्ता में बनता था एक थाली टाइप का। तो उसी में जब खाना दिया गया था तो मैं दोनों हाथ में मैं खा रहा था। तो वो दिन जब मैं पापा के साथ बात करता था तो आज तक भी पापा उस चीज को बोलते थे कि इससे बातें मत उठाना घर में। तो वहां पे काम किए, कोयला का काम। तो वहां पे 300 रुपया मिले। पापा अनलोडिंग का काम करते थे? हाँ, लोडिंग अनलोडिंग दोनों। लोडिंग अनलोडिंग दोनों चलता था। हफ्ते का 300 रुपया मिलता था। 300 रुपया। और पापा ने काम पकड़ लिया? पापा काम पकड़ लिया। और आप लोग कहाँ पे? तो रेलवे स्टेशन से? मैं वही रेलवे स्टेशन, वही 4th डे जो था। मैं वहां पे, पापा बोले किसके साथ बात करके शायद आए थे, तो वहां पे जाके वही जहाँ पे ट्रक अनलोड होता था वहां पे एक तो एजबेस्टर का बाल्कनी टाइप का बना था। तो किसी से बात करके हम लोग वहां पे बरामदा में रुके। बरामदा में रुके। तो बरामदा में जो रुके तो कोयला उड़ रहा था। तो घर नहीं मिल रहा था। तो वहां पे राउरकेला बहुत छोटा शहर था और इंडस्ट्री बहुत एरिया था। राइट। तो पापा वहां पे एक दिन हम लोग रुके वहां पे। तो उसके बाद पापा ने बोले कि यहाँ पे काला है, बहुत सारा धूली उड़ रहा है और बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेडीज को देख रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा खतरा महसूस हुआ। राइट। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहां से आधा किलोमीटर दूर में एक पीपल का पेड़ है। और पीपल का पेड़ में एक बना हुआ था, बहुत सारा चौराई टाइप का बना हुआ था। राइट। वहां पे रख दिए और छोटा सा मंदिर था वहां पे। तो रख दिए हैं। और रखने के बाद वहां पे सर 6 महीना हम लोग वहां पे रुके, पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे 6 महीना। 6 महीने। कि ना पापा को समझ में नहीं आता था कि मेरे परिवार को मैं रखूं कहाँ। तो नौकरी मिल गया था, 300 रुपए हफ्ता, 1200 रुपए महीना। तो सर जो खाना खाते थे तो बचता नहीं था। तो 50 रुपया 60 रुपया बचते थे। तो घर का किराया भी उस समय में 200-250 रुपया तो बचता नहीं था। स्कूल का एडमिशन भी नहीं हुआ था। कोई स्कूल नहीं गए। बस वहीं पे तो आप खेलते रहते थे? क्या करते रहते थे? वहीं पे खेलते थे। कुछ भी पॉलिथीन अगर गिरा हुआ था तो वहां पे साफ करते थे। मंदिर का काम, जो मंदिर होते थे तो जो पुजारी आने से पहले मंदिर को थोड़ा सा पुछाई कर देते थे और वही झाड़ू फाड़ू मारते थे, पत्ता उठाते थे और खेलते थे। बस यही काम। 6 महीना। 6 महीने। 6 महीने के बाद क्या हुआ? तो नहीं सर, 6 महीने के अंदर में मेरे पापा देखा कि मेरे बच्चे को स्कूल में एडमिशन करना है। तो बहुत सारे लोगों को बोले तो कैसे एडमिशन होगा। तो पहले मेरे बहन का एडमिशन हो गया क्योंकि वो छोटा था। तो एडमिशन हो गया। तो हम लोग का हाई स्कूल का एडमिशन नहीं हो पाया।
और मेरा जो भाई था वो 6 क्लास पास करके 7 जा रहे थे, उनका एडमिशन बहुत टफ हो गया, उनका एडमिशन तो बिल्कुल नहीं मिला। तो मेरा एडमिशन हुआ तो दो स्कूल में हुआ, मतलब 2 जगह में फॉर्म डाले, तो डाउट था कि वहां पे होगा नहीं होगा, तो डाले। तो पैसा देखा कि बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उस समय में पापा का जो 300 रुपया हफ्ते का वो होना संभव था, तो पापा ने क्या किए, किसी के ऑफिस में माली का काम किए 10 बजे के बाद, यानी 5 बजे से लेकर 10 बजे तक या 9:30 बजे तक तो गाड़ी का काम करते थे। राइट, अनलोडिंग अनलोडिंग का काम करते थे। 5 बजे मतलब शाम को? सुबह 5 बजे से लेके सुबह 9:30-10 बजे तक। अच्छा, ये 4 घंटे लोडिंग अनलोडिंग, गाड़ी का लोडिंग अनलोड का काम करते थे। राइट। और कभी कभी गाड़ी का पानी भी मार के गाड़ी साफ भी करते थे। 9:30 बजे से थोड़ा सा घर आके पेड़ के नीचे तो थोड़ा सा ब्रेड या जो भी मिलता था खा लेते थे। उसके बाद माली का काम करने जाते थे। माली का काम? माली का काम, पेड़ पौधे का काम करते थे। किसी के ऑफिस के सामने में एक गार्डन था, तो वहां पे काम करते थे। तो वो 11-12 बजे तक काम करते थे। वो 2 घंटे वो काम 2 घंटे काम करते। उसमें कितना पैसा आता उसमें मेरे को याद है वही 200-250 रुपया और आने लग गया। वो महीने का था? नहीं सर, हफ्ते का। वहाँ पे शुरुआत में हफ्ते का ही मिलता था, शनिवार को शनिवार। तो अब 500 रुपए हफ्ता हो गया था? जी सर, कि ना राउरकेला इंडस्ट्री एरिया है, तो लोगों का थॉट है कि ये हेल्पर है और हेल्पर को मिलता है वीकली शनिवार को पेमेंट। शनिवार पेमेंट। तो उसके बाद भी पैसा जुगाड़े, फिर भी शॉर्ट हो रहा। 3 बच्चे को पढ़ाना मुश्किल था। बट 12 बजे तक तो हो गया। 12 बजे के बाद क्या करते थे? 12 बजे के बाद आते थे, हम लोग के साथ थोड़ा सा खेलते थे, घर में रहते थे, और शाम 6 बज जाता था। तो रात 10-11 बजे तक ग्रोसरी दुकान में प्रोडक्ट को सजाते थे। अच्छा, मतलब एक दुकान में भी काम करते थे। वहाँ पे महीने में 1550 रुपया मिलता था। वहाँ पे महीने का मिलता था? महीने में 1550। तो अब 500 रुपए हफ्ते का ये हो गया, 2000 रुपए ये हो गया, और 1550 यानी कि 3500 रुपया 3500 रुपया आसपास कमा लिया। ओके। उसके बाद बच्चों का पढ़ाई हुआ और वहाँ पे हम लोग को निकाले और एक घर किराए लिए 250 रुपया करके। मंथली किराया था 250 मंथली किराया? जी सर। तो वहाँ पे और कितना बड़ा घर था ये? एक ही घर था सर, एक ही कमरा था। और ऊपर में जो था कोई एस्बेस्टर नहीं था, पॉलिथीन था। छत नहीं था? छत था, बट वहाँ पे बांस के ऊपर में बांस के ऊपर में पॉलिथीन था। और बारिश के समय में बारिश के समय में जहाँ पे होल होता था, हम लोग बहन बाल्टी पकड़ते थे, मैं कोई कटोरा पकड़ता था, तो ये होता था। तो वही जिंदगी चला वो बस्ती में। राइट। और जो आपका भी स्कूल हो गया था स्कूल राउरकेला में? जी सर। 12वीं तक आपने वही स्कूल में पढ़ाई की? मैं 12वीं तक वही स्कूल में पढ़ाई किया। और क्या लिया था? आर्ट्स ली थी, कॉमर्स ली थी? मैं कॉमर्स लिया था। कॉमर्स लिया था? 12वीं तक कॉमर्स लिया। बट 12वीं तक प्रफुल्ल के दिमाग में ऐसा ये सब चीजें देख रहा था प्रफुल्ल, और 18 साल के आसपास की उम्र हो गई थी 12वीं जब पास की, तो प्रफुल्ल क्या सोच रहा था कि ये जिंदगी कैसी है? जिंदगी एक तो मैं उस समय में देख रहा था कि बहुत सारे लोग, सर मेरा एक ड्रीम था वहां पे, जब मैंने स्कूल ड्रीम बना लिया था? हाँ, ड्रीम मेरा चीज था सर ये ब्लेजर का। मेरा पहला ड्रीम था ब्लेजर का। कोई साइकिल फाइकल का मेरा ड्रीम नहीं था, मेरा ब्लेजर था। क्यों? जब मैंने स्कूल जाता था सर पैदल में, तो एक चौक आता था, चौराही टाइप का आता था, तो बहुत सारे लोगों का मैं बच्चे दिखता था कि ब्राउन कलर की ब्लेजर था और बच्चे स्कूल जाते थे, स्कूल की ड्रेस थे, और वहां पे कुछ बेच लगा होता था, और गाड़ी आता था येलो कलर की, तो वहां पे गाड़ी में चढ़ के वो जाते थे। और मेरा ड्रीम था कि वो लोग क्या घर का है और क्या उनके पापा काम करते हैं, और उनका बच्चा एक बढ़िया जूता पहनते हैं और बढ़िया ब्लेजर ब्राउन कलर के पहनते हैं। क्या होता था उसमें, टिफिन लेते थे और वाटर बोतल बीच में लगा होता था। तो हम लोग के साथ तो टिफिन फिफिन होता नहीं था, और मेरा वो पहला ड्रीम था कि मैं ब्लेजर जब भी बड़ा बनूं या कुछ भी करूं, तो मैं पहले ब्लेजर ही खरीदी करूंगा। मेरा ब्लेजर सबसे पहला ड्रीम। तो बट प्रफुल्ल सोचता क्या था उस वक्त कि पापा 3500 रुपए 4000 रुपए के आसपास जो कमाते हैं, राइट, और अब प्रफुल्ल को क्या करना था? कॉमर्स ले लिया, राइट, 12वीं पास हो गया। प्रफुल्ल क्या सोचता था? तो सर दुनिया इतना टॉप था और दुनिया इतना सुंदर भी था। मेरा घर दुखी था, बट कहा जाता है कि जब दुखी का परिवार होता है और गरीब का परिवार होता है और एक रोटी के लिए तरसने वाला परिवार होता है, तो सर बचपन से एक मैच्योर दिमाग आ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। कोई गलत दोस्त नहीं था। और पापा को देखकर मेरा अंदर में प्राउड फील होता था कि कम पैसा होते हुए भी परिवार को मैनेज करते थे, और उनके अरमान था लेकिन वो चीजें खरीदी नहीं कर पाते थे।
उन्होंने ऐसे ही जिंदगी चला, लेकिन उस समय में मेरा माइंडसेट था कि कल के डेट में जो पापा जितना मेहनत कर रहे थे, मैं उनको उस चीज को दिखाने के लिए मैंने कुछ करूंगा, और मैं कोई गलत बच्चों के साथ मेरा कोई दोस्त नहीं होगा, बट मैं कुछ करूंगा, मैं कुछ करूंगा, पैसा कमाऊंगा, लेकिन क्या करूंगा वो दिमाग में नहीं आ रहा था। कॉलेज कैसा था? कॉलेज गए नहीं गए? हाँ, कॉलेज गया, और जब कॉलेज गया सर, मेरे पापा मेरे को कपड़ा खरीद नहीं कर पाए, तो मेरा जब पहला ग्रेजुएशन था, वहां पे जब गया तो मैं हाफ पैंट पहन के गया। निकर पहन के गए? हाफ पैंट था, निकर हाफ पैंट पैंट, का, हाँ। तो मैं वहां पे पहन के गया, और व्हाइट शर्ट था, हाँ। जो मेरा स्कूल का जो ड्रेस था, मैं वही वही पहन के चला कॉलेज गया। में चला गया। और टाई तो है नहीं था, तो मैं ऐसे चला गया। हाँ। तो बहुत सारे लोग मजाक उड़ाए, तो जब मजाक उड़ाए तो कहीं लगा, तो मैंने बोला कि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, तो मैं कॉलेज में पढ़ूंगा नहीं। घर में आया तो जिद्दी पकड़ के बैठा कि मेरे को कॉलेज के लिए मेरे को पैंट शर्ट चाहिए, फुल पैंट शर्ट चाहिए, जैसा कॉलेज का यूनिफॉर्म होता है, तो मेरे को चाहिए, तभी तो जाऊंगा। तभी जाऊंगा। तो पापा ने बोले कि सबका खर्चा देने के बाद मेरे पास बेटा नहीं बैठता है कि मैं कपड़ा भी खरीद नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसने क्या किया कि पुराने कॉलेज के बच्चे को ढूंढे, तो वहां पे पुराना जो बच्चों का ड्रेस था, तो वो ड्रेस लेकर आए थे। मेरे को याद है 70 या 75 रुपया का वो ड्रेस लिए थे, तो वो ड्रेस मेरे को पहनते थे। किसी का पुराना किसी का ड्रेस पुराना कपड़ा। मांगा, मतलब वो खरीद के लेके खरीद आए, के लाए थे उतरा हुआ, और वो अपने बच्चे को दे दिया कि आप ये पहन लो, जी और सर। ये पहन के कॉलेज। और जब मैं पहली बार कॉलेज गया वो ड्रेस पहन के, सर एक बहुत बड़ा सुकून था, और मैं वो नहीं देख रहा था कि ये न्यू है या पुराना है, मेरे को पहनना था और मेरे को कॉलेज जाना था। तो कॉलेज वहाँ पे क्लोज हुआ, और उसके बाद पापा का ड्रीम धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया कि पढ़ाई में ये बच्चा ठीक है, तो उन्होंने एक जिज्ञासा पैदा किया कि इसको मैं पढ़ाऊंगा। तो उसके बाद मैंने कंप्यूटर डिप्लोमा किया। कंप्यूटर डिप्लोमा किया जी, ग्रेजुएशन के बाद? ग्रेजुएशन के बाद। तो आपको ये नहीं लगता था मेरे को पैसे कमाने ग्रेजुएशन के बाद, नौकरी कर लूं या सर, क्या कर लूं? सर एक्चुअली जब मेरे 8th क्लास में एडमिशन हुआ, तो पापा को मदद करने के लिए मैंने थोड़े छोटे 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 बच्चों को मैंने पढ़ाना शुरू किया था। अच्छा, कोई 10 रुपया, कोई 20 रुपया, मैं मांगता नहीं था, लेकिन वो महीने में देते थे। दे। ओके। तो वो मेरे स्कूल का फीस मेरा हो जाता था, वहां पे स्कूल का फीस ऐसे ही निकल जाता था। कभी गाड़ी में या कोई दोस्त के साइकिल में जाता था, तो उनका टिफिन का खर्चा वो मैं निकाल देता था। और जब मैं कॉलेज जाता था, तो सर वहां पे मैं इंजीनियरिंग बच्चों को मैं ड्राइंग सिखाता था, इंजीनियर ड्राइंग सिखाता था। अच्छा जी सर, टीडी, ट्रेड ड्राइंग, इंजीनियर ड्राइंग, तो मैं उनको सिखाता था। ओके। तो वहां वो पे भी कुछ दे देते थे? कुछ देते थे, और कुछ नहीं सर, 500 रुपया देते थे एक व्यक्ति। अच्छा। और सर 500 रुपया जब मैं पकड़ता था, तो मेरे को वहीं से एक ड्रीम पैदा हुआ कि ये पैसा कमाया जा सकता है अगर सही नीति से अगर काम किया जाए तो। तो उसी दिन मेरे को दिमाग में आया, और मैं ढूंढ रहा था कि एक बढ़िया प्लेटफॉर्म, और वो प्लेटफॉर्म था, मेरे पापा डेली बोलते थे गरीब परिवार और मिडिल क्लास है, और मेरे परिवार में एक आदमी अमीर है, मेरी मामा, और वो उस समय में 1.5-2 लाख रुपया महीने में कमाते थे। अच्छा। और मेरा एक चैलेंज था कि मेरे को अगर कहीं भी काम करना है, तो लेकिन मैं 1 लाख रुपया तो महीने में कमाऊंगा, तो उनके बराबरी होने के लिए। लेकिन क्या करना था मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था। कंप्यूटर डिप्लोमा ज्वाइन कर लिया? ज्वाइनिंग कर लिया। तो लोगों से मैं सुनता था कि एक ही काम बहुत अच्छा है, वो है टीटीआई। क्या है? टीटीआई, रेलवे का टीटीआई। रेलवे का टीटी बनना? टीटी बनना। और मैं बहुत सारे दोस्तों से मैं पूछ रहा था कि भाई टीटी से कैसा ज्यादा इनकम हो सकता है, तो उन्होंने कह रहे थे कि नौकरी से तो जो पेमेंट मिलेगा, लेकिन ऊपर का बहुत मिलेगा। तो जब मैंने पापा के पास आके ये बातें शेयर करते थे, तो पापा मम्मी बहुत खुश होते थे, और मेरे को एक चीज बोलता था कि मेरा बेटा तो कुछ करेगा, मेरा बेटा कुछ करेगा। वो मेरे को बहुत हौसला देते थे। और मेरी मम्मी, मेरा पापा एक मेरा फ्रेंड टाइप का रहते थे, और उन्होंने मेरे को बहुत तरह मतलब सिखाते थे कि मेरा बेटा कुछ करेगा, लेकिन बेकार नहीं बनेगा। तो मैंने ड्रीम देखना शुरू किया कि मैं नौकरी करूंगा, और नौकरी करके मैं कंप्यूटर टीटीआई डिप्लोमा बनूंगा। कितने साल का था? मैंने 3 साल का था। 3 साल? तो 3 साल ग्रेजुएशन 3 साल किया, उसके बाद कंप्यूटर डिप्लोमा भी किया, 3 साल। और इंजीनियरिंग को ड्राइंग भी सिखा रहे थे और पैसा भी कमा मैं रहे थे? उसी के अंदर में सिखा रहा था। राइट, वो सब कुछ चल रहा था साथ? चल रहा था। ओके। तो जब कंप्यूटर डिप्लोमा पूरा हो गया, फिर? पूरा हो गया तो मैंने काम करना, और पापा अभी तक वही सब काम कर रहे थे? पापा वही काम कर रहे थे, वही सारा कुछ चल रहा था? नहीं सर। तो मेरा पापा, जब मैं ग्रेजुएशन गया, तो मेरा पापा राउरकेला स्टील प्लांट में मॉडर्नाइजेशन का काम शुरू हो रहा था। नया नया कंपनी आते थे, तो वहाँ पे बिल्डिंग बनाना ये काम करते थे, तो वहाँ पे आज लेबर के हिसाब से वो गए थे।
लेबर लेबर के हिसाब से, जो ईटा वाली सीमेंट का काम करते थे, मिस्त्री जिसको मिस्त्री का काम करते थे। और ये था सर 2003 2002 की बात है, 2002-2003 की बात 2003 की बात है। तो जब मैंने कॉलेज में एडमिशन हुआ, राइट। तो उस समय में जब जाते थे तो पापा बोलते थे कि मेरे को दिन रात आना नहीं है, मेरे को वहाँ पे कैंटीन में फ्री का खाना मिल रहा है, राइट। और मैं हफ्ते में एक बार आऊंगा तो पूरी लेकर आऊंगा, तो हम लोग का घर का खाना नहीं बनाना, तो हम लोग हफ्ते भर पूरी खाते थे। अच्छा, जी तो सर। वो एक हफ्ते का खाना लेके आते थे? खाना लेके आते थे और हम उसको रखते थे घर में, वो एक हफ्ते तक खाना आ, लेके आते थे और वही पूरा हफ्ता चलता पूरा था? होता था। और जब थोड़ा सा बास मारना शुरू होते थे तो मम्मी क्या करते थे, तावा में गरम कर देते थे और हाँ। नमक डाल देते थे, तो उसमें बोलते थे कि ये खट्टे खट्टे लगेगा, ये बढ़िया फ्लेवर है, आप उसको खाएंगे तो वो बढ़िया रहेगा। तो हम लोग खाते थे सर वहां पे। एक हफ्ते का बासा खाना? जी सर। और उसमें बस ये तवा पे गरम करके नमक डाल थोड़ा के? डाल के, हाँ, मम्मा बस ये कहती थी अच्छा फ्लेवर है। बढ़िया फ्लेवर है। और जो बोलते थे तो हम लोग मिलके खा लेते थे, और वही चीज हम लोग कॉलेज पर में आप कॉलेज में थे उस जी, वक्त, जी डिप्लोमा कर रहे थे, मतलब उम्र भी अच्छा हो गया था, 20-21-22 साल। जी। तो ये चीजें समझ नहीं आती थी कि क्या लाइफ है? नहीं सर, जब बच्चे जाते थे वो सब बढ़िया बढ़िया टिफिन लेके जाते थे, बढ़िया बातें बोलते थे, हाँ। मोबाइल फोन भी पकड़ते थे। लेकिन सर पापा मम्मी एक ही चीज कहते थे कि हमारा परिवार गरीब है, हम उनके जैसा नहीं बन सकते, जो सामने में समाज दिखता है वो हम अभी तक हुए नहीं है। जब बेटा हम बनेंगे तुम्हारा सारा अरमान हम पूरा करेंगे, बट तब तक हम आप लोगों का कोई भी ड्रीम या कोई भी बुला हुआ चीजें हम पूरा नहीं कर एक हफ्ता खाना जब ये चलता था, कितना टाइम तक ये चलता रहा? सर हम लोग एक्चुअली जो खाना खाते थे 11 बजे ब्रेकफास्ट होता था, दोपहर को? दोपहर 11 बजे के जो आसपास? 11 तो बजे ब्रेकफास्ट और लंच इकट्ठा? तो लंच नहीं होता था। ओके, तो दिन में 2 ही मील जो मिलते थे? 2 मिल मिलते एक 11 बजे और एक रात को जी खाना? सर। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग शाम को खा देते थे 7-8 बजे, हाँ। तो उसके बाद रात को हम सो जाते थे, यानी 8 बज गया हम लोग सो जाते थे। सो जाओ तो ऑटोमेटिकली अगले दिन सुबह 11 बजे अगला खाना। दिन सुबह 11 बजे सर खाएंगे। तो ये कितना होता टाइम था। तक ऐसा चलता ये रहा? चला सर 2006 तक। 2-3 साल ये चला? जी सर, 2006 तक चला। और 2006 में सर पापा को हो गया बोन टीवी कैंसर। और प्रफुल्ल क्या कर रहा था जब? सर मैं वही लोग कंप्यूटर डिप्लोमा कंप्यूटर पूरा हो डिप्लोमा चुका के था? पूरा 6-7 महीना पूरा हो चुका था। राइट। उसके बाद में बच्चों का जब मिल रहा था तो उनका कोर्स भी कंप्लीट होना था, तो हम उनके साथ मिलकर काम करते थे। ओके। लेकिन जब प्रेशर बढ़ना शुरू किया, घर का बड़ा बेटा, मम्मी ने मेरे को एक जगह बोले कि चलो बेटा एक जगह चलते हैं। तो एक जगह जब हम लोग गए तो मम्मी ने आंखों में आंसू था, उन्होंने बोला कि बेटा देखो मैं सबके सामने तो कह नहीं सकता, लेकिन तुम घर का बड़ा बेटा और पापा का चप्पल तुम्हारे पैर में आ चुका है, अभी घर तुमको संभालना है। तो मैंने बोला कि घर संभालना है मतलब क्या हो गया, पापा तो कमा रहे हैं, तो घर संभालना है मतलब पापा को हो गया है बीमारी। मैं बच्चों के सामने नहीं बता रहा था, और पापा नहीं बैठ पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं तो हड्डी मेल्ट हो रहा है, तो डॉक्टर मना किया है, तो पापा नहीं काम कर सकते। तो पापा बैठ ही नहीं पाएंगे? अगर बैठेंगे तो सो नहीं सकेंगे, अगर सोएंगे तो बैठ नहीं पाएंगे। तो जो मेरुदंड है उसमें छूट रहा था, तो जो जॉइंट्स, हाँ, तो जो स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी है बेसिकली, उसमें से छूट रहा था, जॉइंट छूट रहा था। तो और वो जैसे भी हो, लेकिन हाथ पैर तो नहीं काम काम नहीं करेगा, तो रुक नहीं पाते थे, क्योंकि ना जिंदगी ऐसा ही था घर का, तो कुछ ना कुछ तो काम करते थे। तो लेकिन सर मानते नहीं थे, फिर भी वो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ते गया और बीमारी और टफ होते गया। और जब मेडिकल में एडमिट होने की समय आ गया तो 9 लाख रुपया चाहिए था बोन मेरू को रिप्लेस करने के लिए। 9 लाख। और उस समय में सर 9 लाख क्या होता है हम लोग बिल्कुल गिनती नहीं कर सकते, 9 लाख होता क्या है। 9 लाख तो दूर की बात है सर, मैं तो 10,000 एक साथ ही नहीं देखा हूं। तो उस समय में जब मम्मी ने बोले तो मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं पाया। तो रात भर सर नींद नहीं आया, और वहां पे बगल में एक गार्डन था, तो मैं डेली सुबह निकल जाता था, वो गार्डन के पेड़ के नीचे बैठता था, करूं तो क्या करूं। तो बहुत सारे दोस्तों के साथ सर मिला, साइकिल नहीं था, पैदल में जाना था, कहीं लिफ्ट मांगना था तो लिफ्ट भी मांगते थे। तो उस समय तक पैसा इतना कम था कि मैं कॉलेज भी जाता था तो मेरे दोस्तों के साथ जाता था। और उस समय में जब मैं पार्क में बैठ के, गार्डन में बैठ के सोच रहा था मैं क्या करूं, तो मेरे को आइडिया आता था कि मेरे जो सीनियर लोग थे वो क्या कर रहे हैं,
तो उनसे कहाँ पूछो। उनसे पूछेंगे। तो मैं मेरे दोस्तों के भाई के पास जाते थे, तो वहां पे सर एक व्यक्ति मिली। 10-12 लोगों को मिलने के बाद एक व्यक्ति बोले काम करेगा? मैंने बोला सर हाँ काम करूंगा। तो मेरे को काम चाहिए। तो एक रिलायंस ऑफिस घर भी था और उनका साथ जुड़ा हुआ था एक ऑफिस। तो रिलायंस ऑफिस में मेरे को काम दे दिया, फाइल को इधर उधर करने के, पियोन का काम। पियोन का काम। पियोन का काम। और आपने कंप्यूटर डिप्लोमा किया, बीकॉम किया और एक पियोन का काम। जी सर, तो वहां पे जब मैं पियोन का काम करना शुरू किया सर, बढ़िया लगा सर। बढ़िया है ना? लगा। बढ़िया लगा, क्यों ना बैठना था और जब भी कोई चीज मांग रहे थे तो मैं देता था, तो काम बहुत हल्का था, तो बढ़िया लगने लगा। क्यों ना पैसा था 2000 रुपया 2000 रुपए महीने का सैलरी। महीने में था। और 2007 की बात है ये, 2006 की बात है 6 सर। की बात है ये। तो जब 2000 रुपया महीने में आ रहा था, तो पापा का दवाई का खर्चा, इंजेक्शन खर्चा वो निकल जाता था। और उस समय 2000 रुपए आ रहा था, पापा की अर्निंग खत्म हो चुकी खत्म थी। हो चुका था। अब तो पूरे फैमिली को आपको संभालना था 2000 रुपए में। सर जब मैंने काम करना शुरू किया तो 10-15 दिन के बाद मेरे जो छोटा भाई था, उन्होंने देखना शुरू किया कि मेरा भाई पढ़ाई लिखाई में अभी ध्यान नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ कर रहा है। तो जब खबर लिया तो वो काम कर रहा है, तो उन्होंने छुप कर कपड़ा दुकान में काम करना शुरू किया। छोटे भाई ने भी? छोटे भाई ने, उनको 1200-1300 रुपया महीने में मिल रहा था। तो उन्होंने भी महीने के बाद मेरे को आके दे रहा था कि भाई मैं भी कहीं काम कर रहा हूँ और मैं भी कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, मैं भी छोड़ दिया हूँ और पापा को मत बोलिएगा, और मैं 1500 रुपया तुमको दूंगा महीने में, और अभी 1200 रुपये का पेमेंट है, और कुछ दिनों के बाद जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो मेरा भी 1500 हो जाएगा और हम दोनों मिलके पापा को ट्रीटमेंट करेंगे, तुम चिंता नहीं करने का। तो सर मैं जब काम कर रहा था, जब भाई ये सब बोला, तो सर उस समय में मेरे सर जमीन में जैसा कि मैं खड़ा हूं कि नहीं हूं मेरे को पता नहीं चल रहा है, मिट्टी धस गया जैसा ऐसा लगा कि वो पढ़ाई छोड़ दिया और वो बोल रहा है कि पापा को भी नहीं बताना, तो मम्मी को भी पता नहीं चला। एक तरफ सर मम्मी छुपा के इनसे मेरे को कुछ बोल रहे हैं, हाँ, और वो भाई भाई मेरे को बोल रहे हैं उनको छुपा के। तो सर ये चीजें मेरे दिमाग में वायरस हो रहा था कि मैं क्या करूं, तो दिमाग धीरे धीरे वाइब्रेट होने लगा। तो वहां पे जब मैंने काम शुरू किया सर, ऑफिस में जाता था, बैठता था, बहुत चिंता में था, खोया खोया था। और कहा जाता है सर, गरीब को यूटिलाइज करना, ये दुनिया में बहुत लोग होते हैं। और बगल में घर था, तो वहां पे मालिक ने बोले कि मैडम ने बुला रहे हैं तो थोड़ा घर में जाइए, थोड़ा सा घर का भी काम करवा दीजिए। तो शुरुआत हुआ सर, स्कूल से बच्चे को ले आओ, ओके, धीरे धीरे बच्चे को छोड़ो। तो उसके बाद धीरे धीरे बाबू लोग आते थे, उनके घर में जो ऑफिसर लोग आते थे, सिम कार्ड देने लेने पैसा, तो उनके लिए चाय ले आइए, उनका खाना थोड़ा सा ले आइए। तो उसके बाद धीरे धीरे सर नौकर के तरफ मैंने चलना शुरू किया। ऑफिस हो गया कम, मैंने वहां पे गया, डाइनिंग टेबल साफ करना शुरू कर दिया, तो वहां पे खाना उनको परोसना शुरू कर दिया, सब्जी लाना शुरू कर दिया, तो ये करना शुरू किया। लेकिन सर वहां पे काम मेरे को इतना अच्छा इसीलिए लग रहा था, जो खाना बचता था वो मेरा दोपहर को लेके जाता था पॉलिथीन में, वो मेरे परिवार लोग खा लेते थे, तो वो खाना हम लोगों को बनाना नहीं पड़ता था, वो पैसा बहुत ज्यादा बचता था। यानी सुबह का ब्रेकफास्ट भी बच जाता था, दोपहर का खाना बच जाता था, और रात का खाना बच जाता था। वो बस पॉलिथीन में आप ले आते थे पॉलिथीन में और जो वो बचता था मैं उसको घर में लेके जाता था। और सबसे बड़ा बात था, जब मम्मी पूछते थे कि ये खाना कहाँ से लाते थे, मैंने कहता था कि वहां पे एक पाढ़ी बाबू का दुकान है और वहां पे हमारा कंपनी डील कर दिया है कि जो भी खाना है मिलेगा वहां से घर लेकर जाना है। तो मम्मी को सर मैंने 2008 तक, 2006 से लेकर 2008 तक छुपाते गया। और सर मजा इसलिए लग रहा था, वहां पे बीच में काम छुट्टी मिलता था और मैं पापा को इंजेक्शन देता था, क्योंकि जो नर्स आता था इंजेक्शन देने, वो सीख लिया। सुबह इंजेक्शन देता था 10 रुपए लेता था, शाम को इंजेक्शन लेता था 10 रुपए लेता था, तो यानी एक दिन में 200 रुपए, एक दिन में 20 रुपया लेते थे, 600 रुपया महीना। तो 600 रुपया महीने में हो गया। तो उसको बचाना है, तो मैंने देखता था कि कैसे इंजेक्शन देता था, तो मैंने गलती हुआ शुरुआत में, लेकिन देना शुरू कर दिया इंजेक्शन। और 2 बजे के बाद जब मैंने घर में खाना पहुंचा देता था, टेबल साफ करने के बाद, तो छुट्टी हो जाता था। तो मेरे दिमाग में एक निशा चल रहा था कि मेरे को रेलवे नौकरी करना है, मेरे को मामे जैसा बनना है, मेरे को मेरे मामा जैसा बनना है, लाखों रुपया कमाना है। इसमें बातें नहीं चलेगा, कुछ दिन तक तो मजा लगा, लेकिन उसके बाद मेरे को दिमाग लगा कि इसमें भी और नहीं हो पाएगा, तो मेरे को करना क्या है। तो 3 बजे से लेकर सर 6 बजे तक मैं रेलवे कोचिंग पढ़ना शुरू किया, लोगों से वहां पे कोचिंग सेंटर में गया। तो वहां पे मैंने बोला कि मेरे पास तो देने के लिए कोई पैसा है नहीं, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ सर, आपका जो कोचिंग स्टार्ट होगा उससे 15-20 मिनट पहले आऊंगा
और आपका टोटल कोचिंग का जो रूम्स है, आपका ऑफिस का टेबल्स है, मैं उन सबका साफ करूंगा और पैसा का जो भी होगा मैं सर हिसाब लूंगा, आपको हिसाब करके भी दूंगा। जो भी आप काम मेरे से करवा सकते हैं मैं करूंगा, लेकिन सर मैं मंथली फीस नहीं दे सकता। तो सर वहां पे एक मैडम थे, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, ऐसे भी तो एक व्यक्ति नहीं है, तो हम लोग एक ढूंढ रहे थे, अगर मल्टीपर्पज मिल जा रहा है तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, बट करेगा तो ईमानदारी से। तो मैंने बोला पक्का करूंगा और मैं 15 मिनट 20 मिनट पहले आ जाऊंगा और सब साफ करूंगा। तो सर मैंने इसको करना शुरू किया। 1.5 साल लगभग मैंने कोचिंग लिया और बाय गॉड सर मेरे को रेलवे नौकरी मिल भी गया। रेलवे नौकरी भी मिल गया भोपाल में। ओके। तो हिंदी उड़िया आदमी गांव में थे और उसके बाद तो हिंदी सर समझ में आता था, आधा आता नहीं था। जब मैंने भोपाल ट्रेनिंग में गया, 1 साल ट्रेनिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट 1 साल ट्रेनिंग, वहां पे सर क्या बोला जाता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, जो सिखा रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो वहां पे थोड़ा थर्ड लैंग्वेज निकल जाता था तो सह नहीं पाता था। सब ठीक था लेकिन थर्ड लैंग्वेज में कभी नहीं सुना था। तो वहां पे पूरा 4 महीना 5 महीना ऐसे गुजरा। दिन रात को नींद नहीं आता था, दिन भर आंख मलते थे, गाली डांट पड़ता था। तो एक व्यक्ति की मैंने बोला कि मेरे को उड़ीसा भेज दो, मैं यहाँ पे रहूंगा तो मैं शायद मैं जिंदा रहूं या ना रहूं मेरे को पता भी नहीं चलेगा, तो मेरे को उड़ीसा भेज दीजिए। तो सर मैंने उड़ीसा गया। तो उड़ीसा में मैंने एक बस स्टैंड में खड़ा हुआ था तो कहीं जाने के लिए। तो सर एक व्यक्ति ने बोले कि एक नोनी के बारे में बोले, स्पिरुलिना के बारे में मेरे बोले, मैं बस स्टैंड में खड़ा हूँ। तो वहां पे आके मेरे को बोले, मैंने बोला नोनी स्पिरुलिना बता रहे थे। नोनी स्पिरुलिना के बारे में बोले। तो कंपनी के नाम पर बोला कि नहीं बोला मेरे को याद नहीं, लेकिन नोनी स्पिरुलिना के बारे में बोले। तो मैंने बोला देखो मेरे पास बहुत स्ट्रेस है और ये सब चीज मैं सुन नहीं सकता, तो मेरे को ना कहीं जाना है, अगर मिलेगा तो मेरे को थोड़ा छोड़ देगा तो बेटर। तो वहां पे सर जाना था 27 किलोमीटर, ये मेरे को आइडिया नहीं था कि 27 किलोमीटर होता है वहां पे। ओके। तो उन्होंने बोला बेटा आप ना 27 किलोमीटर दूर में मैं आपको लिफ्ट नहीं दे सकता, मैं दे सकता हूं तो आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर। तो मैंने सर वहां पे खड़ा हुआ, तो जहां जाना था मैं वहां पे गया, वहां पे ड्यूटी ज्वाइनिंग किया और मैं सब बात भूल गया, इन्होंने मिलने की बातें, आदमी मिला था, सब भूल गया, डिलीट हो गया मेरे दिमाग से। तो वहां पे ड्यूटी ज्वाइनिंग किया, ट्रेनिंग शुरू हो गया, उड़िया भाषा था, मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा और वहां पे दोस्त भी हो गए। और जब दोस्त हो गए सर मैंने कभी चिकन नहीं खाया था, कुछ नहीं था, लोगों का जो टिफिन था तो मेरे को मिलना शुरू किया, तो खाना शुरू किया। तो एक वहां पे एक टर्निंग पॉइंट आया सर। क्या? तो पापा का तबीयत बढ़ते जा रहा था, खराब हो रहा था और 9 लाख रुपया इमीडिएटली चाहिए। कटक बड़ा मेडिकल में उनको एडमिट हुआ है, मेरे को एडमिट हो गया है, मेरे को कोई आइडिया नहीं, कोई पता नहीं। तो एडमिट एम्बुलेंस से हो गया है, तो 9 लाख चाहिए, नहीं तो खो देंगे हम लोग। तो सर मैं 2 दिन तक समझ नहीं पाया क्या करूं। तो भुवनेश्वर से पुरी, मेरे मामा वहां पुरी में रहते थे, तो मैं वहां पे कैसे भी वहां पे पहुंचा और मेरा पास भी था, ट्रेन में आराम से मैं जा पाया। तो वहां पे जब मैंने पहुंचा तो केवल 500 रुपया मांगने के लिए उनके पास में गया था। तो ऐसा बैठा था उनका ड्राइंग रूम में, मैंने बोला मामा और मेरे को राउरकेला जाना है और मेरे को रास्ते में खाना भी है और जाना है, जैसे भी मम्मी रो रहा है, तो मैं 500 रुपया मेरे को चाहिए। तो उन्होंने गया अंदर में लाने के लिए, बट वहां से आवाज आया कि कहां कहां से लोग आ जाते हैं, क्या मैं अनाथ आश्रम खोल के बैठा हूं तो मैं सबको दान देते रहूं। तो ये बातें सर कान में पड़ गया, मामा अंदर बोल रहे थे, मेरे मामा अंदर बोल रहे थे, वो ये कान में पड़ गया मेरा। तो मैंने डिसीजन लिया वहां पे, मैंने बोला कि भीख मांग लूंगा, नहीं तो ऐसे ही चला जाऊंगा रात में भूखा बन के, लेकिन मैं यहाँ से पैसा नहीं लूंगा। तो वहां पे मैंने आया, स्टेशन में पूरा 6 घंटा इंतजार किया ट्रेन को, और पे डिसीजन ले रहा था कि मैं क्या करूं। अगर इतना 1.5-2 लाख रुपया वो महीने में कमा रहे हैं और 500 के लिए अगर इतना सोचे, तो यानी ये नौकरी के वजह से ये सोच रहे हैं, तो मैं नौकरी तो मिला है और नारियल के ऊपर में चीनी डाल के लोगों को मैं मीठा बांटा हूं, मम्मी पापा इतनी खुश थे, मैं क्या करूं, नौकरी छोड़ूं या मैं ऐसे ही जिंदगी जीऊं, तो मैं क्या करूं। तो कुछ डिसीजन नहीं हो रहा था। वो दिन याद है सर, 20 दिसंबर 2008, 20 दिसंबर 2008 ये मेरा था। और मैं वहां पे डिसीजन लेकर घर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद मेरे घर में किसी को नहीं बोला कि मैंने डिसीजन ले लिया हूं, नौकरी छोड़ दूंगा, नौकरी छोड़ दूंगा। डिसीजन रेलवे की नौकरी, रेलवे की नौकरी 8 महीना हुआ था सर मेरा ट्रेनिंग का पीरियड, और 4 महीना होता तो मेरा ट्रेनिंग खत्म और अपॉइंटमेंट मिल जाता। तो मैंने रात भर मैंने डिसीजन ले लिया था।
तो क्या करूं क्या नहीं करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन डिसीजन ले लिया था नौकरी नहीं करना, नौकरी नहीं करना है। तो फिर क्या करना है? तो सर कहा जाता है सर दरवाजा, मैं कहीं मेरी दादी से भी सुना था कि अगर घर बनाना है तो 2 दरवाजा जरूर रखना, एक है घर के सामने तरफ जहां हम लोग बाहर निकलेंगे, और एक तरफ घर के पीछे तरफ जहां हम पीछे जाएंगे, तो वहां पे वास्तु के लिए अच्छा होता है, मैं कहीं सुना था। और यही चीजें सर मेरे लिए हुआ। तो मैंने जब घर गया तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। तो सर एक दरवाजा खुल गया, तो कॉल आया, वहां पे कॉल आया, मेरे पास एक मोबाइल था, तो कॉल आया कि मैं जा रहा हूँ राउरकेला, तेरा घर नहीं देखा हूँ। और वो था मेरे पापा का मामा, अपना मामा का लड़का सरोज पाणिग्राही। अच्छा, तो उन्होंने मेरे को बोले कि मैं राउरकेला आया हूँ, तुम्हारा एड्रेस चाहिए। तो मैंने बोला कहाँ हो, बोलो मैं चला जाता हूँ आपसे लाने। मिलने और क्यों आए हो क्या किए हो मेरे को पता नहीं नहीं। पता। तो उन्होंने उस समय में मेरे को मिले और उन्होंने घर आए, खाना पीना आराम से खाए। उस समय में वो लैंडिंग का बिजनेस कर रहे थे और वेस्टीज का प्रोडक्ट ही यूज कर रहे थे। अच्छा, हाँ, तो उसके बाद सर घर में आए। ये 2008 की बात है? 2008 दिसंबर 22 तारीख। 22 तारीख। मतलब सर मैं 20 तारीख को घर पहुंचा हूँ, डिसीजन लिया हूँ, ठीक 2 दिन के बाद उन्होंने मेरे घर आए। तो वो आए थे लैंड के ऊपर में, जमीन के घर बेचने के काम करते थे, तो वो मेरे साथ घूमनी थे, मेरी दोस्तों के साथ घूमना था। तो वो इसीलिए मेरे से मिलने के लिए आए थे और वेस्टीज के प्रोडक्ट भी वो यूज कर रहे थे, उस समय में कंज्यूमर बन गए थे। तो उसके बाद मेरे से मिलने आए, तो बातें हुआ, खाना खाए। तो उन्होंने मम्मी पूछे कि क्या कर रहा है, अभी अभी ऐसा काम कर रहा है। और मैं तो चुपचाप बैठा हूँ, मैं तो छोड़ चुका हूँ, मैं मन की बात है मेरे मन में बैठा हूँ। तो उसके बाद मैं ध्यान रहता, मैंने चाचा को पूछा क्या है, कुछ है तो मेरे को बताइए, लेकिन किसी को मत बताइएगा घर में। तो बस ऐसे ही बातें हुआ सर, वेस्टीज को इंट्रोड्यूस मेरे सीनियर ने किए, मेरी चाचा ने किए। जी सर। और सरोज ने आपको वेस्टीज के बारे में बताया 2008 दिसंबर जी में वेस्टीज में आपको पता चला। जी। तो आपने क्या किया, ज्वाइन कर लिया? नहीं सर, जब मैं वो बता रहे थे तो मैं पूरा सुन रहा था और वहां पे वेस्टीज के कुछ प्रोडक्ट मेरे को पापा को दिए। ओके। तो 725 700 ऐसा कुछ रुपए का था। तो उन्होंने प्रोडक्ट दिए थे और एक प्रोडक्ट मेरे को फ्री में देके थे, मेरे पास पैसा नहीं था। तो नोनी स्पिरुलिना ग्लूकोसामाइन दिए थे। ओके। प्रोडक्ट पापा ने खाए और मैं घूमता चला गया, मैं काम ढूंढ रहा था, इधर उधर की काम किया, किसी को नहीं बताया। मैं लेथ कंपनी में थोड़ा बहुत काम किया, तो पैसा तो कमाना था, कुछ मदद करे। अगर चुपचाप रह जाऊं तो किसी को डाउट आ जाएगा कि ये बंदा काम छोड़ दिया। छोड़ ठीक है। तो सर ऐसा 2008 दिसंबर चला गया, जनवरी फरवरी मार्च तक होते गया। और मार्च महीना, तारीख याद नहीं है, भुवनेश्वर में एक प्रोग्राम था और बाली सर और दीपक सर आए थे, आप आए थे। तो वहां पे जो प्रोग्राम था सर, वहां पे कम से कम 700-800 लोग बैठे थे और मैं सर पूरे पीछे बैठा था, सबसे पीछे। क्यों ना सर, सारे लोग ब्लेजर पहने थे, बहुत सारे लोग ब्लेजर पहने थे और मैं ऐसे ही बैठा था। तो मेरे को बहुत डर लग रहा था कि इतना बड़ा होटल और वो भी स्वास्तिक प्लाजा, और वो भी सर वो स्वास्तिक प्लाजा मेरे मुंह में नहीं आता था, ताजमहल टाइप का दिखाई दे रहा था। तो सर मैं देख के बहुत हैरान था और बहुत खुश हो रहा था। तो मैं पीछे बैठा था और पूरा बढ़िया प्लान हुआ, सारे चीज देख रहे थे। और देखने के बाद मैं सर जब देख रहा था तो मैं नाखून खा रहा था, तो क्या हो रहा है यहाँ पे। और एक लंबा सा आदमी वहां के आए और कुछ प्रोडक्ट वहां पे उठाए, तो वहां पे 5 ठो 3 ठो वो सब ले रहे थे, खाना शुरू कर दिए और पानी पिए। मैं वो आदमी को देख रहा था और मैंने बोला ये मर जाएंगे ना। मैं सुना था कि दवाई खाने के बाद आदमी मरता है। तो मैं ऐसा देख रहा था वहां पे लंच टाइम हुआ। तो जब लंच टाइम हुआ तो मैंने सामने में डर के गया, सबको ऐसे ऐसे देखा और मैं डब्बा को उठाया, वहां पे 2 कैप्सूल को जेब में डाला, वहां पे 2 कैप्सूल को जेब में डाला। जो 2-3 कैप्सूल थे मैं उसको सर जेब में डाल रहा था। मेरे को लग रहा था कि मैं चोरी कर रहा हूं, लेकिन डर लग रहा था कि कोई आदमी कुछ खराब सोचेगा। लेकिन सर मेरे को देखना था ये किसके अंदर में खाली कैप्सूल है, क्या उसके अंदर में कुछ है। तो सर मेरे मन में ये बातें सर चला सर, मैं पीछे बैठ के ये सोच रहा था कि इतना घंटा हो गया खाए और कुछ नहीं हो रहा है, तो इस खाली कैप्सूल होगा, खाली डब्बा होगा उसमें। तो सर मैं वहां पे डाला, तो सारे लोग लंच कर रहे थे लेकिन मेरा ध्यान इसमें था। तो वहां पे फटाफट गया लंच के। तो प्रोग्राम खत्म हुआ तो मेरे को स्टेशन जाना था, ट्रेन में बैठे। तो सर मैं मौका देख रहा था कब सारे लोग सो जाएंगे और एक पेपर में निकालूंगा और कैप्सूल को खोलूंगा, चेक करूंगा। तो सर सारा कैप्सूल से कुछ ना कुछ पाउडर निकला
कहीं पे पाउडर निकला, कहीं पे दाना टाइप का निकला, मैं समझ नहीं पा रहा था ये सब तो है लेकिन ये है क्या। तो सर समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने वहां पे जतिन जी को मैं पूछा कि इसको अगर काम किया जाए तो ये है क्या, क्यों ना इसमें तो बढ़िया चीज है। और सर बोल रहे थे वहां पे कि प्रोडक्ट सप्लीमेंट है तो इसको खाने से बहुत बढ़िया चीज होता है, बीमारी भी अगर होता तो ठीक। तो बिलीफ सिस्टम पैदा हुआ। तो सर इसके अंदर में जिज्ञासा पैदा हुआ और मैं कसम खा लिया कि इसके बारे में मैं जानूंगा। तो सर पूरा प्लान थोड़ा देखा। तो सर प्लान जब मैं देखा तो वहां पे लास्ट में मैंने पेन में रोक दिया। मैंने बोला रुक जाओ। वो घर की रास्ता बताया। जब बोल रहे कि मात्र 6 लोगों को बता दोगे तुम्हारा लाइफ टाइम के लिए घर हो जाएगा। तो उस समय में इसी प्रकार का बताते थे। मैंने बोला कि ये मिलेगा पक्का? बोला कि पक्का मिलेगा। मैंने बोला यही मेरे को चाहिए। बोला ये सब नहीं चाहिए। मैंने बोला तो ये तो पहले से है। अब एक आदमी को कर दोगे तो फॉरेन जाओगे, 3 आदमी कर दे तो गाड़ी, ये तो 6, तो ये सीधा साधारण बात है, तो मैं कर दूंगा। बोला कर देगा? मैंने बोला हाँ कर दूंगा। तो जॉइनिंग फाइनल हुआ सर। तो जॉइनिंग तो पहले हो गया था, प्रोडक्ट ले रहा था। तो सर 1 अप्रैल मैंने डिसीजन लिया, उत्कल दिवस 2009 1 अप्रैल करना शुरू किया। मैंने डिसीजन लिया सर कि मैंने यही काम को आगे बढ़ाऊंगा। तो मैंने सर पद यात्रा करना शुरू किया। साइकिल तो था नहीं, तो पद यात्रा शुरू करना शुरू कर दिया। लोगों के पास जाना, लोगों को वेस्टीज के बताना। राइट। पहला महीना अप्रैल का था और 2009 का महीना था जब आपने शुरू किया। राइट। तो कितने लोगों के पास पहुंचे, कितने लोगों को बताया? और अभी तो नॉलेज कितनी थी आपके पास जो लोगों को बता रहे थे? नॉलेज तो कुछ नहीं था। और सप्लीमेंट मेरे मुंह में आता नहीं था शब्द। और आता कभी था तो समझा नहीं हूँ सप्लीमेंट है क्या। राइट। और दुनिया को कैसे बताओगे? दुनिया को दवाई बताता था कि ये दवाई लगा। लोग कैसे खा लेते थे दवाई आपसे लेके? तो ये दवाई है सर, मेरे पापा खाए ठीक हुआ, आप खाएंगे तो ठीक हो जाएगा। तो लोग मान लेते थे? तो सर मैं उन्हीं के घर में जाता था जिसको डायबिटीज और जिसको ब्लड प्रेशर था। तो जिनको नहीं था तो मैं उनके घर जाता ही नहीं था। अच्छा, पेशेंट के घर जाते थे। और सर जितने लोगों को दवाई बीमारी है वो बहुत सारे दवाई खा के वो परेशान थे, तो मेरे बात को मानते थे और ये दे देता। और सर बढ़िया बात बोलता था, 15 दिन खाइए वो बढ़िया काम करेगा। तो लोग मेरे बातें मानते थे। और कुछ लोगों का जब होता नहीं था तो नेक्स्ट टाइम परचेज करते नहीं थे। तो वहां पे फेलोर देखना था, तो पीवी बढ़ता था घटता था। तो पीवी क्या होता था उतना समझ में नहीं आता था, लेकिन लेवल के चक्कर में हम लोग नहीं थे। लेकिन कितने ग्राहक के पास पहुंचेंगे वो था, क्योंकि पैसा कमा लेंगे। और मैं एमआरपी में बेचता था तो मेरे को रिटेल प्रॉफिट बढ़िया आता था। तो सर मैं बहुत खुश था, मेरा हैप्पी था सर। तो मैं बहुत खुश था। मैं शुरुआत मेरा बहुत खुश था। कितने लोगों तक पहुंचे पहले महीने? कितने लोगों के पास गए? मेरा पहला दिन साथ 2 लोगों के पास था। पहला दिन जो पूरे महीने में सर, तो मैं घर से निकलता था तो पूरे महीने में सर 150-200 लोगों को मैं टच करता था। पूरे महीने में बस स्टैंड में, स्टेशन में, कहीं भी सर मैं बोल देता था ना। मेरे को काम करना था और सपना मेरा था घर, क्योंकि ना मेरे को वो चीज चल रहा था कि मैं पेड़ के नीचे रुका हूँ तो मेरे को घर बनाना है। तो जब घर बनाना था तो मैं किसी को भी बताता था। और उस समय में मेरे को जो जोड़े थे तो मेरे सीनियर बोले थे बताने में शर्माना नहीं, बताते जाओ, कुछ समझे नहीं समझे। मैंने बोला इसके ऊपर में टेंशन मत लो, मैं बताते जाओ, बोलते जाओ, लोगों को बताते जाओ, लोगों के जिससे हाथ मिलाओ उसे वैसी जिससे सर। हाँ जी सर। तो मैं सबको बताते गया। और जिनके घर में मैं नौकर का भी काम कर रहा था तो मैं उनके घर में दिन पहुंचा तो बोला कि बढ़िया प्रोडक्ट है, मेरे को भी दे दीजिए। अच्छा। तो सर मैं बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंट में बता रहा था, लेकिन इसके अंदर में क्या है मेरे को नहीं पता, कुछ नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा था। तो अगर 10 लोगों को बताता था तो 6-7 लोग, 4 लोग ले लेते थे। ओके। तो बोलते थे कि मेरे को 1 दीजिए, कोई बोलता था कि मेरे को 3 दे दीजिए, तो बताते थे। लेकिन सर एक दिन आया जो मेरे को नोनी के बारे में मेरे को पता चला और उसी दिन मेरे को समझ में आया कि इसको काम किसी ढंग से किया जाए। तो हुआ क्या सर, मेरे पापा को तो प्रोडक्ट देते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि डॉक्टर का ट्रीटमेंट था चेकअप के लिए। तो चेकअप करने के लिए मैंने गया था राउरकेला का सबसे बड़े अस्पताल में, आईजीएच में। वहां पे एक मेडिसिनल स्पेशलिस्ट सदानंद महापात्र, वहां के बहुत नाम था उसका। तो जब मैंने टेस्ट किए तो पूरा क्या स्कैन फान जो भी किए करने के बाद बोले कि 12 नंबर बोन में व्हाइट है। तो बेटा तो क्या दे रहा है खाने में, ये कोई आयुर्वेदिक चीज दे रहे क्या? अच्छा, तो डॉक्टर ने आपसे पूछा? डॉक्टर से पूछे। मैंने तो शुरुआत में डर के बोला नहीं कुछ नहीं दे रहे। तो मैंने बोला क्या हुआ? बोला डरो मत, लेकिन इनका 12 नंबर बोन सफेद है, इनका कुछ रिजल्ट है, तो एक मिराकल रिजल्ट है, ये क्या खा रहे हैं? अच्छा। तो मैंने बोला कि अच्छा ये पॉजिटिव बात बोल रहे हैं। बोला सर साइकिल मिलेगा कहीं यहाँ से? तो सर मैं जाऊंगा एक चीज लेकर आऊंगा, क्या दे रहा हूँ? बोला अभी बोल रहा था कोई नहीं दिया। मैंने बोला सर डर के बोला। तो मैंने गया तो मैंने नॉनिस मिला ग्लूकोसामाइन ले आया। सर टेबल में जब रखा तो किसी को नहीं पकड़ा, खाली नोनी का डब्बा उठाया और कंप्यूटर में क्या क्या मारा मेरे को नहीं पता,
तो उन्होंने बोला बेटा इधर आओ, बैठाया। तो जब बैठा के बोला कि देखो ये एपीजे अब्दुल कलाम का इतना सारा पेज है, तो इसके बारे में पढ़। और अच्छा। ये नोनी बहुत पुराना है और यही वजह से ये हुआ है। तो सर इतना बोल दिया तो मेरे दिमाग में सर ये चिपक गया। मैंने बोला कि नोनी खिलाऊंगा, नोनी खिलाऊंगा। जो सर 2 ठो बोले थे, मैं उनको सुबह 2 ठो, दोपहर को 2 ठो, रात को 2 ठो मैंने देना शुरू कर दिया, क्योंकि डॉक्टर बोला है। तो सर देना शुरू कर दिया सर, बढ़िया हुआ सर, बढ़िया रिजल्ट हुआ, बढ़िया रिजल्ट हुआ। 4-5 महीने के बाद परिवर्तन शुरू हुआ सर। वेस्टीज से चेक कितना आया था पहले? मेरा पहला महीना चेक था सर 166। 166। जी सर। दूसरे महीने कितना चेक? 132। 132। तीसरे महीने कितना? जीरो था सर। जीरो था, कोई चेक नहीं सर आया। जीरो इसीलिए था, क्यों? मेरे नीचे कोई व्यक्ति ने वहां पे सर प्रोडक्ट लेने में प्रॉब्लम था, तो हम लोग कुछ प्रोडक्ट वहां पे रखे थे, तो उन्होंने सर बढ़िया काम किए। और वो एक कंपनी में, पुराना कंपनी में पहले थे, तो वो मेरे को मिल गया था। तो बहुत सारा प्रोडक्ट उनके द्वारा हम लोग सेल कर दिए थे। राइट। और वो डायरेक्टर बन गया था। अच्छा, तो आप वो कंपनी का डायरेक्टर बन गया, आपके नीचे और मैं 20% सोचा कि मैं सिल्वर बन गया। अच्छा, आपको पैसा नहीं आया? पैसा नहीं आया, क्योंकि मैंने सेल रिपर्चेज भी नहीं किया और कोई साइट में कुछ भी नहीं किया, और राइट। सिस्टम पता नहीं था। राइट। सर जीरो था। प्रेमा कब मिली? प्रेमा मिले 2010 में। 2010 में। ये डाउनलाइन, एज अ डाउनलाइन थी? बहुत डाउनलाइन में एक मीटिंग चल रहा था। ओके। तो वो आके वहां पे बैठे थे। ओके। तो उस समय में मैं देखा कि लड़की को मैं कहीं देखा हूँ। अच्छा। तो देखा इसी हूँ सर, मैं कहीं किसी फिल्म इंडस्ट्री में मैंने गया था थोड़ा बहुत काम करने के लिए। तो मैंने देखा कि ये लड़की कहीं मैं देखा हूँ, कहाँ देखा हूँ मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन एक CNT प्रोग्राम था। अच्छा। तो वहां पे बैठे, और बैठने के बाद मैंने पूछा कि आप कहाँ पे, किसके टीम में हैं? तो इनके बोले कि मेरे अपने दोस्तों के टीम से हूँ। तो वहीं से सर मुलाकात हुआ था। और अब वो आपके नीचे ही थे बेसिकली? नीचे, बहुत नीचे थे। राइट। प्रेमा, जब ये मुलाकात हुआ, राइट, और आप भी राउरकेला में पैदा हुए? जी सर। मम्मा पापा क्या करते थे बेसिकली? सर मेरे पापा जो हैं वो राउरकेला स्टील प्लांट के एम्प्लॉय थे। स्टील प्लांट में? जी सर। और मम्मी हाउसवाइफ। मम्मी हाउसवाइफ थी, राइट। और ये कैसे हुआ कि आपको भी कुछ करना है बेसिकली, तो इसलिए आप CNT में, मतलब उस ट्रेनिंग में बैठे हुए थे? जी सर, कुछ करना है ये तो मुझे बचपन से ही पता था, मुझे कुछ अलग करना है, क्योंकि सारे लड़कियां जो काम करते थे मैं उससे थोड़ा सा हटके थी, मुझे वो सब पसंद नहीं था। पढ़ाई से लेकर शुरुआत से ही मैं कुछ करना चाहती थी। तो जब वेस्टीज में आई तो मेरी फ्रेंड बोली कि डॉक्टर्स का मीटिंग चल रहा है और तुम चलोगी क्या? मैं बोली हाँ, आज तो मैं फ्री हूँ, मैं आ जाती हूँ। अच्छा। तो मैं उसके साथ गई थी और सर CNT कर रहे थे लैपटॉप में, और मैं पीछे थोड़ा सा लेट में पहुंचे थे तो पीछे बैठी हुई थी। तब कैल्शियम के बारे में बता रहे थे, तो हम थोड़ा पीछे चले गए स्कूल, क्योंकि कैल्शियम के बारे में, मैं टेक्निकल स्टूडेंट हूँ तो मैं इस सब से थोड़ा दूर हो गई थी। फिर स्कूल के जमाने में पहुंच गए, कैल्शियम के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट खत्म हो गया। फिर जब प्लान बता रहे हैं तो वहाँ पे प्लान भी सारा चीज बताया। मुझे 2 चीज समझ में आई जब वो बता रहे थे। पहली बात तो है कि प्रोडक्ट को इसलिए खाना है कि हम जो खाना खाते हैं उसमें हमें जितना विटामिन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो वो इसको खाने से वो पूरा हो जाएगा। ये बात मुझे समझ में आई। और दूसरी जो है, बोलने से यहाँ पे घर बनाने के लिए पैसे मिलेंगे, प्लान दिखाए तो मैं बोली अगर बोलने से घर बनाने के लिए पैसे मिलेंगे तो जो सामने बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, इंट्रोडक्शन तो खत्म हो गया था, नाम मुझे नहीं पता था। तो मैं बोली इनसे तो मैं ज्यादा अच्छा बोलूंगी, और घर बनाने के लिए अगर पैसे मिल जाएंगे तो मैं जरूर बोलूंगी। और मैं उसी दिन ही डिसीजन ली और साइन अप की थी वेस्टीज उसी दिन से। जी, 2009 सितंबर में मैंने डिसीजन ली थी। और प्रबुल तब तक कितने महीने हो चुके थे वेस्टीज में आपको? 5 महीने हो चुके थे? नहीं, इनको जो मिले थे तो 1 साल हो गया था। 1 साल हो गया था। 1 साल वेस्टीज करते हो गया था। 1 साल बाद इनकम कितनी आ रही थी? 132 जीरो हो गए थे, फिर कितना चेक जीरो हो जाने के बाद सर मैंने इसके बारे में समझने की कोशिश किया। ओके। उड़ीसा में सर वहाँ पे 6 महीने में एक अवार्ड सेरेमनी होता था। राइट। तो जब मेरे को बुलाया गया था कि वहाँ पे अवार्ड सेरेमनी है और आप बहुत सारे लोगों को आप लेकर आइए, और मेरे को अवार्ड नहीं मिला, और मैं मेरी मम्मी को लेकर गया था। ओके। और मेरी मम्मी बोला अरे सबको अवार्ड मिल गया और आपको अवार्ड क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा? बोला मिलेगा, मैं सिल्वर बना हूं तो मेरे को मिलेगा। तो सर मिला नहीं। तो सब लोग धीरे धीरे उठना शुरू किए और मेरे आंखों में आंसू आना शुरू हुआ। तो मैंने बोला कि सर मैं इसको समझूंगा, क्या है, मेरे को क्यों नहीं मिला।
तो वहां पे होटल में मैं बहुत सारे लोगों को पूछा हाँ। कि मेरे को क्यों नहीं मिला। तो बट चाचा से पूछता ना सरोज। तो मैं उनसे पूछा हाँ। तो उन्होंने बोला मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिला, शायद पेपर में मिस हो गया होगा। अच्छा। तो फिर उन्होंने उनके ऑफलाइन को पूछे, उन्होंने बोले शायद मिस हो गया। तो उसके बाद सर सिद्धार्थ सर वहाँ पे बैठे थे एक रूम में, तो शाम को बुलाए। तो मैंने बोला कि सर गए, हम लोग सारे लोग गए। तो सर सारा चीज देखने के बाद मेरे को एक पूछा, सेल्फ आईडी में परचेज हुआ था, साइट मेंटेन हुआ था। तो एक आदमी पूछा सर साइट मेंटेन क्या होता है। तो उसके बाद किसी को भी नहीं पता था ना, किसी को सरोज को, वहाँ पे 3 लोग थे, कोई पता नहीं था। तो वहाँ पे साइट मेंटेन की बातें उठाया। तो मैंने वहाँ पे समझा कि यही चीज के लिए हुआ नहीं है। मेरे को कॉन्फिडेंट आ गया कि चलो मेरा ही गलती होगा, तो नहीं मिला। उसके बाद सर चैलेंज आ गया सर, मेरे करना है। मेरे को सर एक ही विकल्प था, छोड़ा हूं तो इसी को करना है। घर में अभी तक किसी को पता नहीं है। तो सर जब पता चला तो वहां पे मेरे सारे रिश्तेदार वाले पापा मम्मी को फोन करना शुरू कर दिए कि मैं सुना हूं तेरा बेटा नौकरी छोड़ दिया है, उसको जहर क्यों नहीं दे दिया खाने में मिला के। तो ये सर घर में चलने शुरू किया सर 15-20 दिन। तो उसके बाद सर मैंने घर छोड़ दिया, स्टेशन में रुका। तो जो आया था स्टेशन में, तो जब स्टेशन में रुका तो सर वहां पे मेरे दोस्त लोग जब ड्यूटी जाते थे तो बहुत सारा कमेंट पास करते थे। तो एक मन में इरादा मजबूत हो गया, सर मेरे को कुछ करना है। तो सर तीसरा महीना का चेक था, मैं बहुत अच्छा काम किया, 17,000 था तीसरे महीने का। 17,000, 17,000। पहला महीना आपने बोला 166, फिर 132, फिर तीसरे महीने जीरो था। चौथा महीना। हाँ जी, चौथा महीना। तीसरे महीने के बाद जो मेरा 16,000, 17,000 सिल्वर डायरेक्टर बन गए थे। नहीं सर, उस समय में मैं स्टार बन गया था। स्टार बन गए थे एक ही महीना में। वही जो थर्ड मेरा चेक था, मतलब तीसरा चेक तो आया नहीं था, जीरो था। मेरा तीसरा चेक जो है वो 17,000 था। 17,000 जी सर। और मैं सुबह जाता था, शाम तक वही स्टेशन में आता था। मैं काम करूंगा और स्टेशन में रहते थे। स्टेशन में रहते थे सर, पूरा 6 महीने तक स्टेशन में रुका। 6 महीने घर ही नहीं गए। मैं डिसीजन ले लिया ना, मेरा पापा एक बार बोलते थे कि अगर 6 महीना में पेड़ के नीचे रुक के तुमको आज बड़ा बनाया हूँ, तेरे को कुछ करके तुम दिखाओ, तब बाप का बेटा बोलना। तो मैं सर वही कमिटमेंट, घर वाला जो छोटा मोटा कमिटमेंट होता था, कमिटमेंट ले लिया था सर। तो मैं स्टेशन में रहूंगा, कुछ बन के आऊंगा। तो जब 17,000 का चेक आया तो पापा क्या करते थे, नहीं ये चेक छोटा है, तो क्या होता ना, फेंक देते थे। किसी अलमीरा के नीचे गिरता था, खटिया के नीचे फेंक देते थे। तो चौथा महीना का चेक आया था, वो मैं चौथा 17,000 के बाद, यानी 5वां महीना का चेक, वो मेरा चौथा चेक था, लेकिन वो 5वां महीना का चेक था। तो फेंकते थे, वो मेरे पता नहीं था। 6ठा महीना का चेक था सर, 1,02,012 रुपया। 6ठे महीने को 1,00,000 रुपए, 1,02,012 रुपया। और उस समय में क्राउन डायरेक्टर बना था 6 महीने में जी। तो उस समय में सब चेक सर खटिया के नीचे, किसी अलमारी के नीचे, और कोई इनकैश नहीं कराया, कोई पैसा नहीं कैश नहीं है। तो झाड़ू मारते समय मेरा बहन का लग गया सर, भगवान के दान से 17,000 नहीं लगा, 1,00,000 का चेक उनके हाथ में लग गया। 1,00,000 का चेक लग गया जी सर। 1,00,000 भी पापा ने फेंक दिया था? फेंक दिए थे, और सील खुला नहीं था। वो सारे जो आते थे लिफाफा में, उस समय में सर अकाउंट में आता नहीं था। हाँ, तो चेक आता था घर पे। तो चेक को मैंने बहन ने फाड़ा था। हाँ। और वहां पे ऐसे पड़ा 1 2 ऐसा करके 1,02,012 आके मम्मी को दिखाया। तो मम्मी बोला मेरा बेटा इतना काबिल बन चुका है। 1,00,000 सर, वहां पे ना उनके आंखों में इतना आंसू था, तो मैं तो देखा नहीं था, लेकिन जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ सर, 1,00,000 मेरे जिंदगी में, वो जो सोचा था कि मेरे मामा की तरह मैं बनूंगा, तो वो राइटर था सर मेरे मामा, आज भी है, और मैं बनूंगा सर। पर ये जब जीरो चेक आया था, तीसरा चेक जो था, कुछ नहीं आया, जब सिद्धार्थ सिंह से मिले, समझा सारा और काम करना शुरू किया, तो 2 महीने में ऐसा क्या कर दिया कि 17,000 से 1,00,000 रुपए की जर्नी मतलब 3 महीने में ही पूरी हो गई? सर मैं जब घर छोड़ा, जिस रात को मैंने घर छोड़ा, वहां पे मेरा एक ही डिसीजन था कि मैं सभी गांव में जाऊंगा, सभी गांव में जाऊंगा। आदिवासी एरिया का गांव है, और सबको वैसे बताना है। वो सर एक पॉजिटिव है कि वो लोगों को जो बताते थे ना सर, वो ना मानते थे। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और मैं शहर से गया था, कपड़ा थोड़ा उनसे भी बेहतर था, तो मानते थे सर। तो सर एक दिन में 20,000 30,000 का मैं प्रोडक्ट बेचता था। और सर मजेदार का बात था, वहां पे ना एक सेंसर लाइट आता था, ताली मारने से वो जलता था सर, उसमें एक प्रोडक्ट था, और वहां पे जो फेस वॉश था इतना बड़ा था सर, वो देखकर गांव वाले खुश होते थे, वो सारे लोग खरीदी करते थे। और एक आंखों प्रेशर आता था, तो 4,000 समथिंग था, तो सर बहुत सारे लोग पैरालिसिस पेशेंट लेते थे, तो मैं लगा के मार देता था, तो हाथ इधर उधर होता था, बहुत सारे बोलते थे कि यार बढ़िया कर मार, मेरा लग रिजल्ट। तो सर मैं एक दिन में 20-25,000 30,000 का प्रोडक्ट बेचता था।
तो एक एक महीने में सर बिजनेस बढ़िया होता था और एक निशा बन गया था, मैं घर क्या जाऊं, मैं यहीं पे काम करूं। रेलवे स्टेशन से ही भाग रेलवे रहे थे स्टेशन बस। में किसी के घर में अगर कोई रोक दिया तो मैं उनके घर में रुक गया, तो ऐसे ही काम करता था सर। और 1 लाख रुपए का चेक आ गया, आपको नहीं पता था, वो तो 1 घर लाख में चला गया पता था। नहीं था। तो मम्मा पापा ने बुलाया तो हाँ, तो जब मैंने घर गया, जब किसी के द्वारा मेरे को बोला गया, तो सर मैं बहुत एक्साइटमेंट था कि 1 लाख रुपए आया है। तो सर मैंने जब गया ना, मेरा मतलब बहुत खुश था। तो मम्मी ने बोला कि पहले खाना खा लो और मैं तुमको एक बढ़िया चीज दिखाता हूँ। सर मैं जब देख लिया तो मैंने सब छोड़ के मैं पहले गया। सर मात्र 3 या 4 दिन बचा था, 3 महीना वो चेक का होता था, 3-4 इन कैश करना है। हाँ 3-4 ना 5 दिन ऐसा बचा था कि मेरे को डिपॉजिट करना था डिपॉजिट करना था। और बाकी तो सब डेट जा चुका था। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, मैंने बाकी तो डेट चला गया है और क्या करें, बोला ये सब तो नहीं हो पाएगा लेकिन ये हो जाएगा। राइट मैंने बोला इसी को डाल दो और बाकी जो नहीं हुआ है तो क्या करेंगे वो बाद में देखा जाएगा। राइट। तो उसके बाद मैंने वो बाकी चेक को मैंने सीनियर से बात किया, वो तो तो वापस उन्होंने हो फिर जाता था। कंपनी को फिर भेजा। तो भेजने के क्या बाद मिलता फिर है? दोबारा नेक्स्ट चेक बना। तो सर वहीं पे एक मेरे को कंपनी के एक फैद पता चला। उस समय सर मैं कंपनी के साथ जुड़ा नहीं था, मैंने काम कर रहा था। चेक देख के मैं खुशी हो रहा था और उसमें ट्रैवल फंड कितना बना, कार फंड कितना बना, वो आपस नहीं था, मेरे को कुछ पता नहीं था। तो वहां पे मेरे को कंपनी के साथ जब फैद हुआ कि 10-12-15 दिन के बाद एक चेक फिर आ गया, सब जोड़ के एक चेक आ गया। तो सर मेरे को एक फैद आया, तो मेरे को डिसीजन हुआ कि मैं अभी कुछ बन गया हूँ और मेरे को राउरकेला नहीं पूरे उड़ीसा को प्रेजेंट करना है और ईमानदारी के से प्रेजेंट करूंगा। पागलों की तरह काम कर रहे थे। पागल की तरह 1 साल हो गया था वेस्टीज में, 1 लाख रुपए अभी आ गया था। आ गया। राइट। प्रेमा से बातचीत होती थी नहीं होती थी? नहीं सर, मैं इनके घर में जब ऑफिस नहीं था उड़ीसा में और राउरकेला में थोड़ा ऑफिस था, तो कुछ प्रॉब्लम के कारण वो बंद हुआ। तो उसके बाद सर मैं प्रोडक्ट दिल्ली से मंगाते थे और इनका जो ऑर्डर था तो मैंने डाउनलाइन के हाथों से भेज देता था कि एक दीदी है वहीं पे भेज देना। और सर उस समय में जितने भी लेडीज मेरे टीम में जुड़ते थे, मैं उन सबको नानी बोलता था। नानी मतलब बड़े बहन को नानी बोला जाता था। अच्छा ओके। तो मैं नानी बोलते थे ताकि मेरे ऊपर में कोई प्रभाव ना पड़े, कोई टेंशन ना पड़े, डर के था मैं। तो मैं बोलता था कि उनके घर पहुंचा दीजिए। तब तक मेरे कोई इनके साथ डायरेक्टली डील नहीं था। कुछ नहीं था। कुछ नहीं। तो ऐसा कैसे हुआ कि डायरेक्टली डील हुआ? सर उससे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 2010 तक। 2010 में ही मैं काम करना शुरू की। पहले तो प्रोडक्ट यूज कर रही थी, मेरे पापा मना कर दिए, कुछ जरूरत नहीं है, अगर जॉब करना है करो वरना बिजनेस नहीं करना। तो मैं छुपा के सिर्फ प्रोडक्ट खा रही थी पर बताती नहीं थी। फिर 2010 में मेरे जो ऑफलाइन जो सब थे वो लोग धीरे धीरे काम करना बंद कर दिए, तो मुझे फिर डायरेक्ट सर को टच करना पड़ा। ओके। तो फिर मैं 11% में थी, तो जब भी बाहर जाते थे तब भी मैं बाहर टीम बनाने के लिए सर के साथ निकली। फिर धीरे धीरे लोगों ने हम दोनों के बारे में बातें करना शुरू कर दिए। तो फिर मेरी मम्मी बुलाई और दोनों को खूब डांटे। प्रबल आपको भी बहुत डांट पड़ा सर। अच्छा ओके। फिर इन्होंने बताया कि चाहे दुनिया कुछ भी बोले, तो मम्मी बोली कि जो रिश्ते भी आ रहे हैं इसके वजह से टूट रहा है इसका। तो ये सारे चीजें तो बताया। बोला प्रफुल्ल आप ही क्यों नहीं कर लेते? नहीं, ये खुद बोले कि अच्छा। आप अगर आप नहीं समझते, आपका बेटी है, हम लोगों के बीच ऐसा कुछ नहीं है, काम कर रही है, अगर आप बोलोगे तो मैं हमेशा के लिए हाथ थाम लूंगा पर काम करना छोड़ेंगे नहीं हम। और मैं भी बोली ठीक है, मुझे काम नहीं छोड़ना है, चाहे कोई शादी करे या ना करे पर मुझे काम नहीं छोड़ना है। तो मेरी मम्मी जब डांट लगाई तो इन्होंने ऐसा किया। फिर हम लोगों को पता नहीं था कि हम लोग कभी पार्टनर बनेंगे, पर एक दूसरे के साथ काम करते करते लोगों ने ही हमें पार्टनर बना दिया। लोगों ने ही पार्टनर बना दिया। दोस्तों प्रफुल्ल बता रहा था कि किस प्रकार से उसकी लाइफ थी। पेड़ के नीचे रहना 6-6 महीने, रेलवे स्टेशन रहना, खाना नहीं, कुछ नहीं, पापा को बोन कैंसर, किस तरीके से सरोज पानीग्राही जो उनसे मिले, उनके चाचा एक्चुअली में, उन्होंने बोला क्या कर रहा है, रेलवे की नौकरी छोड़ना, इतना सब कुछ लाइफ में। और बट एट लास्ट 2008 वेस्टीज, 9, 10, धीरे धीरे 11, प्रेमा उनकी लाइफ में, और फिर 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम 1 साल में, और लाइफ गोज ऑन। दोस्तों अब वक्त है एक शख्स को
यहां पे बुलाने का और दूसरे शख्स को हम लाइव लेंगे, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर राजीव विश्वकर्मा और मिस्टर नरेंद्र। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू सो मच। राइट, तो राजीव जी, प्रफुल्ल के साथ कब जुड़ना हुआ बेसिकली? जी सर, वेस्टीज में सर से मिलने से साल भर पहले मैं ज्वाइनिंग कर चुका था वेस्टीज में। अच्छा, पहले कर चुके थे। 2000 कब की बात है ये? 2011। 2011? जी, 11 में जुड़ा था मैं। 2011 में आप जी, जुड़े थे बेसिकली। लेकिन साल भर बाद यानी 2012 में सर से मेरी मुलाकात हुई थी। अच्छा, 2012 में सर से मुलाकात हुई। जी। और कैसे काम किया आप दोनों ने मिलके? प्रफुल्ल जी बता रहे थे ऑब्वियसली, क्योंकि ये बहुत पैशनेटली काम किया, तो किस प्रकार से आप दोनों ने मिलके काम किया? जी सर, बताना चाहूंगा, सर से मिलने से पहले भी सर मेरी मतलब माली हालत यानी दयनीय स्थिति थी, आर्थिक स्थिति सर बहुत खराब थी मेरी भी। जी, मैं अपने गांव से लगभग 150 किलोमीटर दूर मैं शहर में रह रहा था और मजदूरी वगैरह करके जीविका चलाता था सर। मजदूरी करते थे? जी सर, ट्यूशन पढ़ाता था और मजदूरी करता था। और मेरे यार दोस्त कई सारे लोग थे जो मतलब अच्छा पढ़ाई लिखाई करते थे, तो मेरे को भी लगता था सर कि मुझे भी उनके जैसा बनना था, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जब इस प्लान को देखा तो मेरे को लगा कि सिंपल काम है, कोई पूंजी वगैरह लगाना नहीं है और कोई एजुकेशन की भी आवश्यकता नहीं, राइट, क्योंकि बाहर के हर काम के लिए पूंजी और एजुकेशन चाहिए। तो ये प्रफुल्ल ने ही बताया था प्लान आपको या किसी और ने बताया नहीं, था? किसी और के माध्यम से मुझे मिली थी। किसी और के माध्यम से मिला? जी, आज वो लोग वेस्टीज में नहीं भी है। राइट, ओके, बट और काम करना शुरू कर दिया था? हाँ जी, यूज किया, अच्छा लगा, फिर लोगों को बताना शुरू किया। तो जब सर अंबिकापुर में आए मीटिंग के लिए, तो उस टाइम पे जो मेरे को स्पॉन्सर किए थे वो व्यक्ति थे इस सिस्टम पे, तो मेरे को इनसे मुलाकात करवाया सर। और उस समय हालात ये था सर कि मतलब मैं 2-4 हज़ार रुपये कमाने के लायक भी नहीं था। अच्छा जी, स्थिति खराब थी। तो जब सर से मैं मुलाकात किया तो सर उस टाइम पे लगभग 1 लाख से ऊपर की आमदनी करते थे। जी, तो मेरे को लगा कि सर इतने कम उम्र में इतना कमा सकते हैं, तो मेरे अंदर भी सर एक एनर्जी जग गया सर। ओके, सर से प्रेरित हुआ मैं कि इतने कम उम्र में है ना ये कमा सकते हैं, मतलब सिस्टम में कुछ पावर होगा। तो इसके पहले भी नेटवर्क के बारे में मैं काफी कुछ सुना था, कुछ मैं ट्रायल भी किया था सर, लेकिन सफलता मिल नहीं पाई थी उसमें। तो एक नेगेटिविटी था दिमाग में, लेकिन बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में थे। जब सर से मैं मुलाकात किया रूम में जा करके, प्लान वगैरह देखा तो कुछ समझ में आया, कुछ नहीं भी आया, लेकिन पर्सनल डिस्कशन मैंने बहुत देर तक किया सर। तो प्रफुल्ल जी के साथ आप आ गए थे 1 साल बाद और काम करना शुरू कर दिया था। तो कोई ऐसा इंसिडेंस जो आपने प्रफुल्ल जी के साथ हुआ हो आप दोनों का, जो आप शेयर करना चाहें? जी सर, हमेशा तो सर के साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ना, क्योंकि सर कभी हार नहीं मानते सर, मैंने देखा है ना। और कोई भी स्थिति जैसे डाउनलाइन या टीम के प्रति हताशा या निराशा या बिजनेस में उतार चढ़ाव है, लेकिन उसको बहुत अच्छे से डील करते हैं सर। और जिस तरह से सर मतलब गरीबी से उठ करके आए हुए हैं सर, मैंने हमेशा महसूस किया सर के माध्यम से कि सर ऐसे गरीब लोगों को बहुत ऊपर उठाना चाहते हैं। और मेरी स्टोरी भी और सर की स्टोरी लगभग मिलती जुलती है। ऐसे कई लोगों के दर्द को सर महसूस करते हैं और अपने जैसा ये कामयाब बनाने के लिए किसी भी हद तक मेहनत करने के लिए सर तैयार रहते हैं सर। जी, ये सर का मैंने फील किया सर। जी, ये आपने प्रफुल्ल के साथ तो कितना टाइम, 2012 से लेके आज तकरीबन 10 साल हो गए आपको प्रफुल्ल जी के साथ? यस सर। और आप भी वेस्टीज में अभी क्या लेवल हो चुका है? सर मैं डबल क्राउन डायरेक्टर बन चुका। डबल क्राउन डायरेक्टर? यस सर। राइट, जहां से जर्नी शुरू हुई 2011 में जब आपने ज्वाइन किया और आज तकरीबन 11 साल बाद आप इस लेवल पे भी हैं। जी सर। वंडरफुल, कांग्रेचुलेशंस। और दोस्तों, हमारे साथ मिस्टर नरेंद्र भी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? यस सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग नरेंद्र जी, क्या हाल चाल है आपके? बहुत अच्छे सर। नरेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए, आपने वेस्टीज के बिजनेस को कब ज्वाइन किया और किसके माध्यम से ज्वाइन किया, और प्रफुल्ल से आपकी मुलाकात कब हुई? सर, प्रफुल्ल पंडा जी मेरे क्लासमेट हैं। हम 1 to 10 एक ही स्कूल में पढ़ाई किए हैं। मैं रांची में रहता था, तो एक दिन रिटर्न हो रहा था, तो तभी पंडा जी अपने कार से आ रहे थे और मैं अपने साइकिल से आ रहा था। तो एक स्ट्रीट लाइट के नीचे रोड के ऊपर हम लोग भेंट हुए और उन्होंने मुझे एक छोटा सा पॉकेट डायरी में वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान बताया था। और जब मैंने पॉकेट डायरी में वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान बताया? पॉकेट डायरी में, उनके पास कुछ नहीं था, वो कहीं आ रहे थे और मैं जा रहा था, तो सडनली भेंट हुए। और उन्होंने पॉकेट डायरी में पेन निकाल के बस प्लान दिखाया। मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं इसमें जुड़ूंगा और काम करूंगा, स्टार्ट करूंगा। और जैसे कि मेरे क्लासमेट है तो एक फेथ है, बहुत अच्छा लगा, शुरुआत की उनके साथ।
राइट, कौन से साल की बात है ये? 2000? सर ये 2012 दिसंबर 24 का बात है। 2012 दिसंबर 24, राइट। और आपने वेस्टीज को ज्वाइन कर लिया और प्रफुल्ल के साथ काम करना शुरू कर दिया, राइट। कोई ऐसा इंसिडेंस आप बताना चाहें जो आप और प्रफुल्ल के साथ हुआ हो, कोई चीज जो प्रफुल्ल की आपको अच्छी लगती हो? सर शुरुआत में हम लोग जब नेटवर्क बना रहे थे, हम लोग उड़ीसा राउरकेला में रहते हैं और लगभग 300 किलोमीटर रांची जो झारखंड का कैपिटल आता है, वहां पे टीम बनाने के लिए हम दोनों गए थे एक बार। तो उन्होंने मुझे डेट दिया था कि इस डेट में हमें जाना है, पर उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। फिर भी आज ए फ्रेंड, आज ए मेंटर, आज ए ग्रेट ऑफलाइन, उन्होंने दवाइयां लेते हुए हिंदी नहीं थी, वो थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलते थे, पर उन्होंने अपना बेस्ट किया और वहां पे हमने टीम बनाया और आज के डेट में बहुत सफल टीम वहां पे बनाए सर। राइट। और वो बीमार थे बेसिकली उस दिन और तबीयत खराब थी, फिर भी दवाइयां खा के वो लगे हुए थे और ट्रैवल कर रहे थे और डाउनलाइन के लिए काम कर रहे थे। या जी सर, यस सर। टू गुड। और नरेंद्र जी, अभी आपका लेवल क्या हो चुका है वेस्टीज में? सर मैं क्राउन डायरेक्टर हूँ वेस्टीज में आज के डेट में। क्राउन डायरेक्टर ऑलरेडी अचीव कर लिया है। वंडरफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी, और थैंक यू सो वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू प्रफुल्ल। जस्ट राजीव जी और नरेंद्र जी से अभी बात जो चल रही थी, ऑब्वियसली 2009 शुरू हुआ, धीरे धीरे 1 लाख रुपए एक साल में। दूसरे साल जब खत्म हुआ तो इनकम कितनी पहुंच चुकी थी? सर जब पहला साल मेरा 1 लाख क्रॉस किया तो सारे सपने होते हैं एक एक चीज को अचीव करना। दूसरे साल मेरा वही 1.5 से 2 लाख आसपास था इनकम। 1.5 से 2 लाख रुपए। और तीसरे साल, चौथे साल कैसे? मेरा 2014 में, तीसरे चौथा साल के बाद मेरा इनकम 3.5 लाख आ गया। 3.5 लाख रुपए? जी सर। 2014 में। तो पापा उस वक्त तबीयत कैसी थी उनकी? मेरा पापा का तबीयत बहुत जबरदस्त था, बहुत बढ़िया फिट था। और वो जो बीमारी था उस बीमारी से सर निकल गए थे जी। वाह। तो डॉक्टर्स भी, मतलब ऑब्वियसली आप एज अ फैमिली बहुत खुश हुए होंगे। और 3.5 लाख रुपए, तो तब तक जो अरमान थे, जो चीजें आप सोच रहे थे, वो धीरे धीरे पूरी हो रही थी, अच्छा लग रहा था? सर जब पहला मैं देखा कि मैं पहला जैसे बोला था कि मेरे को ब्लेजर चाहिए था, तो मेरा पहला चीज था सर मेरे को एक ब्लेजर बनाना है, अच्छे शॉप से मेरे को परचेज करना है, और वो मेरा पहला शौक मेरा तो वो तो 1 लाख रुपए का जब चेक आया होगा तभी बना लिया होगा। गया था सर। उसके बाद 2010 में मेरा पहला पासपोर्ट बना। और पासपोर्ट के लिए मैंने अप्लाई किया और पासपोर्ट कभी देखा नहीं था। फ्लाइट में भी नहीं बैठा होगा? तब भी सर फ्लाइट में नहीं देखा था, तो पासपोर्ट देखा ही नहीं है, तो फ्लाइट की तो दूर की बात है। तो जब मेरा पासपोर्ट आया तो मैं घर में नहीं था, तो पुलिस स्टेशन चला गया था। तो उन्होंने बोला था कि घर में आके कि तुम्हारा बेटा को पुलिस स्टेशन में भेजना। तो मेरे मम्मी पापा डर गए कि भाई ये क्या प्रॉब्लम आ गया है कि जो पुलिस स्टेशन बुलाया गया, कि ना उनको पासपोर्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो जब मैंने पुलिस स्टेशन गए तो मैंने एक आदमी बोला कि तुम्हारा पासपोर्ट आया है, अप्लाई किए थे? मैंने बोला हाँ। तो मैं बोला कि आप यहाँ पे बैठो और आपको पासपोर्ट मिलेगा और कुछ डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, आपको वोटर कार्ड चाहिए। तो मैंने बोला वोटर कार्ड लेकर आया हूँ। तो सर मैंने वहां पे सोच रहा था, जो 15-20 मिनट बैठा तो मैं सोच रहा था कि पासपोर्ट कितने बड़े होंगे, तो मैं किसमें लूंगा, तो पासपोर्ट कितने बड़े हैं। तो जब आए तो सिग्नेचर लगाया तो पासपोर्ट ही छोटा सा था। मैं सोच रहा था सर मेरे को पासपोर्ट दीजिए, बोला यही है तुम्हारा पासपोर्ट है, अब देखो फाड़ के देखिए, उसके अंदर में आपका फोटो लगा हुआ है। तो सर मैं वहीं पे 15 मिनट में फाड़ के देखा, पूरा एक पन्ना देखा, तो पासपोर्ट ये होता है सर। तो ये मेरा दूसरा एक्सपीरियंस हुआ। और उसी दिन जब मैंने घर लेकर आया वो पासपोर्ट, को मेरी मम्मी को बोला कि सर मम्मी मैं फॉरेन जाने वाला हूँ, और 2010 अक्टूबर में मेरे को फॉरेन जाना है, और वो था सर ताशकंद। तो मैं पहला फॉरेन ट्रिप वहां पे गया, तो मम्मी और पूरे कॉलोनी वाले, बस्ती वाले मेरे को छोड़ने के लिए स्टेशन तक आए थे, और मेरे पापा मम्मी की आंखों में सर आंसू था कि मेरा बेटा बड़ा बना और मेरे भाई के तरह बन रहा है, तो इनको और मौका मिलेगा तो ये आगे बढ़ सकता है। तो एक ऐसा दिन आया कि बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आया टीम में, तो टीम इधर उधर भटक गए, तो उसमें सर इनकम थोड़ा गिर गया। और मेरे मम्मी बोले कि कुछ नहीं है, मैं हूं आपके साथ, आगे बढ़ना है, और जो भी है ऑफलाइन मदद करेंगे
और जब ये सब चीजें बोले तो मेरा ये सबसे बड़ी अचीवमेंट था कि ऑफलाइन की मेरे को मदद मिलेगा, हमारे शहर में प्रोग्राम होगा, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो जब प्रोग्राम होना शुरू हुआ सर, मेरा पहला गाड़ी जब फॉरेन से आए अक्टूबर महीना में, तो आते आते 2 दिन के बाद सर मैंने कार लिया। कौन सी गाड़ी? फिएस्टा। कौन सा? फॉर्ड कंपनी का Ford फॉर्ड Fiesta। फिएस्टा सर, ओके। वो गाड़ी मैंने लिया। और वो गाड़ी कटक इंडो स्टेडियम के सामने खड़ा हुआ था। और वो पापा मम्मी, मैं गाड़ी शोरूम नहीं गया, पापा मम्मी मेरे लिए वो गाड़ी खरीदी करके वहां पे रखा हुआ था। तो मेरे मम्मी ने आके बोले तुम्हारा गाड़ी वहां पे खड़ा हुआ है। मैं बोला मेरा गाड़ी खड़ा हुआ है, मैं सुना हूँ, पैसा दिया हूँ, चेक में साइन लगाया हूँ, पर गाड़ी का शक्ल नहीं देखा हूँ और मैं देखना चाहूंगा। तो सर जब मैंने वहां पे गया तो पापा मम्मी थे, तो जब मैंने उनको प्रणाम करके जो बोले कि ये गाड़ी है, तो सर मैंने बोला चाबी में पकड़ सकता हूँ। तो वो सर चाबी जब मिला, वो मेरा सबसे बड़ी और मेरी गांव का पहला गाड़ी था, पहला व्यक्ति, मेरी गांव का पहला गाड़ी हुआ और मेरे बस्ती का भी पहला गाड़ी। 2014, 2018 और तकरीबन आज 12-13 साल प्रफुल्ल इस जर्नी को हो गए, राइट? और नो डाउट बहुत टफ जर्नी, राइट? हाईएस्ट इनकम कितना आ चुका वेस्टीज से आज की डेट? जब सर इनकम मेरा बढ़ना शुरू किया तो वहां पे इनकम को लेकर एक पागलपन आ गया था, गाड़ी को लेकर पागलपन आ गया था। तो लोग बोलना शुरू कर दिया था कि ये 3 लाख रुपया 3.5 लाख रुपया कमा दिया तो कौन सी बड़ी बात है, ये पहला फॉरेन चला गया तो कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत सारे लोग जाते हैं, पहला गाड़ी ले लिया तो देखते हैं इसका कितना होता है, आगे क्या होता है। तो सर मैंने बोला कि अगर मेरे को और आगे बढ़ना है तो इनकम को बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो सर 2014 में तो एक बहुत बड़ा चेक मेरे को मिला 9,98,000 रुपए। 9,98,000 वो मेरा और हाईएस्ट इनकम। 2009 से 2014 तकरीबन 6 साल आपको वेस्टीज में हो चुके थे तब तक। जी सर। और 9,98,000 का चेक आपका आ चुका था 6 साल में। 6 साल। और वेस्टीज में हाईएस्ट चेक कितना आया अभी तक? सर हाईएस्ट चेक 9,98,000। 9,98,000 जो 2014 में आया था बेसिकली, राइट? उसके बाद ऑन एन एवरेज इनकम कितनी चलती है? एवरेज इनकम 7.5 लाख, 8 लाख, 8.5 लाख के बीच में वेरी करता है। 7.5 लाख, 8 लाख, 8.5 लाख के आसपास की 13 साल हो चुके हैं। और इवन कोविड अभी था और कोविड में भी 2 साल लॉकडाउन था, उसमें कैसी इनकम थी? सर जब कोविड आए बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स आया और मैं एक ड्रीम हाउस बनाया, तो वहां पे बहुत सारे लेबर्स थे, तो उनको जब जाने में सारा गाड़ी बंद हो गया तो मैंने सोचना शुरू किया कि भाई मेरा क्या होगा, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन एक विश्वास था वेस्टीज के ऊपर और टीम के ऊपर। तो सर कोविड के टाइम में जब पहला पेंडेमिक हुआ, मार्च महीना में शुरू हुआ, तो अप्रैल महीना का जब चेक था मेरा 5.5 लाख था। 5.5 लाख कम हो गया था जी। और उस समय में लगातार 5, 5.5, 6 लाख कंटिन्यू चला, जो 8 महीना जो पहला कोविड का पेंडेमिक था। उसके बाद फिर सुधार हुआ तो चेक और हाई हुआ। फिर जब सेकंड पेंडेमिक आया तो भी सर 6-6.5 लाख रुपया हर महीना आता था। तो सारे लोग जब प्रॉब्लम में थे, लेकिन एक कंपनी हमारा है जो वो कंपनी मेरे परिवार को कोई दुख तक नहीं दिया, और मेरे साथ जो 250-300 कर्मचारी काम करते थे घर में, उन सबको मैं बैठा के 1.5 साल तक मैंने काम, उनको पेट पाला, उनके घर तक पैसा दिया सर। उन सबको सर, और वो कोई काम ना करते हुए उस पीरियड में। वाओ। प्रेमा, एज अ फीमेल जब प्रफुल्ल के साथ थे, लोगों ने नाम जोड़ दिया था, मम्मी ने बहुत डांट मारी, क्या एक फीमेल को, क्योंकि बहुत सारे लोग जब फीमेल्स जब ये शो देखती हैं, आपको जरूर आपसे ये जानना चाहेंगे, एक फीमेल के लिए इस बिजनेस में कितनी डिफिकल्टीज होती हैं एक्चुअली में, और आपने कैसे उसके ऊपर कंट्रोल किया बेसिकली? सर होता क्या है, लोग तो बोलेंगे, बोलना है उनका काम, और मुझे घर वालों से भी, घर वाले भी बोले और आस पड़ोस के लोग भी बोले, तो मैं आस पड़ोस के लोग बोलते थे कहाँ जा रही है ना, आज इस होटल में मीटिंग था, कल उस होटल में मीटिंग है, तो पापा को पूछना शुरू किए कि तुम्हारा बेटी क्या काम करती है, जो जब भी पूछो बोलती है इस होटल में जाना है, उस होटल में जाना है, वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, तो क्या काम करती है। तो मेरे पापा घर आके बोलने लगे कि तुम काम छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, हम लोगों को जवाब नहीं दे सकते। तो मैं एक ही बात मेरे मम्मी पापा को बोली, लोगों का काम है कहना, पर आपका मैं अपनी हूँ, आपको भरोसा करना होगा मुझे, मैं ऐसा कोई काम नहीं करती
जिससे आपका सर नीचा हो। एक दिन आएगा जब मेरे नाम से आपको प्राउड फील होगा और वही लोग जो अभी बात कर रहे हैं उनका नजर झुक जाएगा। और जब सर मैं यहाँ पे अभी जैसे मैं औड़ी से उतरती हूँ या फिर मेरा ड्रीम हाउस जो बना है अभी हम लोग वहाँ पे रहते हैं, तो सब लोग मिलने आते हैं तो बोलते हैं अरे बाप रे तुम बहुत लकी है, तुम्हारी बेटी जो आज यहाँ है। मेरे भाइयों को बोलते हैं तुम्हारे बहन अरे राउरकेला में औड़ी जिसके पास है, जिसका छत खुलता है उसका बहन है, इसका बहन है। तो अभी उन लोगों को कितना अच्छा लगता है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि हर लेडीज को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अपने पैरों पे अगर खड़े हो जाएंगे तो लोग तो बोलेंगे हमें बस उनके साथ जवान नहीं लड़ानी है, बस कान बंद रखने हैं अपने, और अपने जो लक्ष्य है उसके ऊपर अगर हम लोग काम करेंगे, जब वहां तक पहुंच जाएंगे तो उनका कहना जो है वो अपने आप बंद हो जाएगा। वहां तक लोगों को पेशेंस रखनी होगी, सारे लड़कियों को। और जो बंधन होता है बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन रहता है, 11 बजे के बाद बाहर नहीं रह सकते, घर आना ही आना है, दूसरों के साथ बाहर नहीं जा सकते, ऑफलाइन अगर मेल है, डाउनलाइन अगर मेल है तो उसके साथ आप बाहर नहीं जा सकते। दिक्कतें आती है पर जाना काम है तो करना पड़ेगा। मेल फीमेल मैं तो कभी फील नहीं की हूँ, मेल फीमेल लोग बोलते हैं, तो उस बात को हमें नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि अपने आप को हमें कॉन्फिडेंट करनी है। और एक बात और बोलना चाहूंगी कि लोग हमें दायरे के अंदर नहीं रखते, हम अपने आप को दायरे के अंदर रखते हैं। अगर हम अपना दायरा खोल देंगे तो लोगों वहां तक जब पहुंच जाएंगे तो उनका बोलना अपने आप बंद हो जाएगा। वेरी राइट, वेरी राइट, वेरी राइट। प्रफुल्ल, चेक हाईएस्ट चेक 9,98,000, कोविड में भी 6-7 लाख और एवरेज 8.5 लाख रुपए के आसपास। गाड़ी कौन कौन सी ली? अभी मंजरी बता रही थी ऑडी, तो कौन सी ऑडी ली थी? ऑडी Q5 प्रीमियम। ऑडी Q5 कौन सी ईयर में ली थी? मेरा पहला गाड़ी सर जैसे कि 2010 अक्टूबर में लिया फोर्ड फिएस्टा, 2014 में लिया इकोस्पोर्ट, और उसके बाद मैंने परचेज किया ऑडी Q5 2015 नवंबर में। राइट। और अभी तक टोटल कितने फॉरेन ट्रिप चले गए हो गया? 22 बार मैं फॉरेन ट्रिप 22 बार फॉरेन ट्रिप जा चुके। प्रफुल्ल, ऑब्वियसली बहुत अच्छी जर्नी, टफ थी पहले लाइफ और सब कुछ था जो आज आपने बताया। जाते जाते एक मैसेज लोगों के लिए जरूर सुनना चाहेंगे आप। सर आज के डेट में, पहले डायरेक्ट सेलिंग को लोग नहीं जानते थे। आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छे और बहुत सारे लोगों को अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा मदद देता है। जैसे कि आज मैं यूथ हूँ, तो यूथ आइकन के हिसाब से अगर मैं बात करूं कि आज के डेट में पूरे भारत में सारे लोग आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दूसरे के ऊपर में डिपेंड रहते हैं, जैसे कि मैंने डिपेंड नहीं रहा। अगर भारत में हर व्यक्ति के अंदर, हर कॉलेज पास आउट के हर कोई व्यक्ति, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, अगर एक चीज ठान लेगा कि एक चीज डटे रहेगा कि मेरे को अपने सपने पूरा करना है। माता पिता जन्म देते हैं सर, कोई कैरियर उनके हाथ में नहीं होता, बट एक उम्मीद होता है कि मेरा बेटा या मेरा बेटी कुछ करेगा। जैसे मेरे माता पिता के ऊपर में उम्मीद था कि मेरा बेटा कुछ करेगा, तो वैसे कि हर कोई व्यक्ति अपने बच्चों के लेकर एक उम्मीद रखता हुआ है। और हर बच्चा ये सोचता है कि मेरे कैरियर तो मैं बनाऊंगा, लेकिन वहां पे बन क्यों नहीं पाता हूं। अगर ये चीजें हम लोगों को समझ में आ जाए कि एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारे लिए एक ब्राइटनेस कैरियर हो पाएगा, और यही मौका है हमको अपने जीतने के लिए। सपना हमारा है सर, सपने को पूरा करना एक यूथ ही कर सकता है, क्योंकि जीवन जो होता है बहुत लिमिटेड रहता है, और उसी समय के अंदर में अगर हम अचीव नहीं कर लें तो हमारा जीवन बहुत छोटा और स्क्वीज हो जाता है, हम जी नहीं पाएंगे। तो हर व्यक्ति यही मोमेंट में अपने सपने को पूरा कर सकते हैं और अपने आप को ये भारत में एक यूथ आइकन के माध्यम से एक रूप से देख पाएंगे। टू गुड, एब्सोल्युटली। दोस्तों, जैसा आपने प्रफुल्ल को सुना कि किस तरीके से उसकी लाइफ, फादर मदर, स्टेशन राउरकेला कैसे आना, किस तरीके से अपनी लाइफ को एक पेड़ के नीचे, कभी रेलवे स्टेशन, किस तरीके से आगे 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 बढ़ाना। ना ही के केवल ये वेस्टीज में आना, वेस्टीज में धीरे धीरे काम करना, एक साल में 1 लाख रुपए की इनकम जो उनके फादर
देखते भी नहीं थे, वो कहते थे फ्रॉड है, चेक फेंक देते थे। सिस्टर ने वो चेक उठाया, पढ़ा और गिना कि वो 1 लाख रुपए की इनकम एक महीने की। 2014 तक प्रफुल्ल ने बताया ऑडी Q5, अलग अलग गाड़ियां, 22 फॉरेन ट्रिप, हाईएस्ट चेक तकरीबन 10 लाख। जस्ट इमेजिन। और लास्ट जाने से पहले प्रेमा मंजरी ने बहुत इंपॉर्टेंट कहा, ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने बच्चों के ऊपर आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को लगता है फीमेल इस बिजनेस में आती हैं, क्या वो गलत काम करती हैं? अगर उन्हें गलत काम किसी बच्चे को करना होगा तो वो आपकी कभी परमिशन नहीं लेगा। बट आपको अगर अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है तो टेक माय वर्ड, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा उनके ऊपर। और प्रेमा ने यही बोला, लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते रहेंगे, बट आपकी सफलता उनका मुंह बंद करवा देगी। और आज जब वो ऑडी से उतरती है, राउरकेला में बड़े घर में रहती है, तो उन्होंने बोला कि सब लोग आज बोलते हैं वो प्राउड है कि प्रेमा ने ये सब कर लिया, प्रफुल्ल ये सब अचीव कर पाया। मौका आपके पास भी है, लाइफ आपकी भी है, ये चीज आप भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड टिल द अनदर एपिसोड। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस। विश यू वेल।